जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। ये चैप्टर मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर आधारित है। पहला है आपका नगर। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि मध्यकाल में आपको कितने प्रकार के नगर देखने को मिलते थे और इन नगरों में किस प्रकार की गतिविधियां चलती थी। जैसे कि एक आपका प्रशासनिक नगर हुआ करता था, एक वाणिज्यिक नगर हुआ करता था, एक मंदिर नगर हुआ करता था, एक पत्तन नगर हुआ करते थे। तो ऐसे कई प्रकार के नगर थे, इनके विषय में हम यहां पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरा टॉपिक आपका व्यापारी। अच्छा, हमारे यहां के जो व्यापारी थे वो किन किन देशों तक जाकर व्यापार करते थे और विदेशों के व्यापारी हमारे यहां पर कैसे आने लगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हमारे भारत देश में कैसे हुआ। तो हमारे भारत का मध्यकाल में होने वाला व्यापार, इसके विषय में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तीसरा है शिल्पी जन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हमारे मध्यकाल के टाइम को देखोगे तो इस समय जो हमारे यहां पर वस्तुएं बनाई जाती थी वो इतनी अधिक अच्छी थी कि इनको खरीदने के लिए, इनके व्यापार के लिए विदेशी कंपनियां हमारे भारत देश में आई। चाहे वो मसाले हो, कपड़े हो, या फिर मतलब हमारे यहाँ की इमारतें ही क्यों ना हो। तो इन शिल्पी जनों के विषय में भी डिस्कस करेंगे कि इनकी उस समय स्थिति कैसी थी एंड ये कैसे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्टों का निर्माण करते थे। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए। इससे पहले कि चैप्टर में हम आगे बढ़े और पूरे चैप्टर में दिए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ऐप पर जाकर के आप इस कोर्स को कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्टों की प्रॉपर क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप एंड क्विज, इन 5 चीजों को प्रोवाइड करें। क्लासेस हमने बिल्कुल फ्री कर दी है क्योंकि हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे द्वारा कोई ना कोई एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। और इसीलिए मैंने हमारी इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री कर दिया है। आप चाहे हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के देखें या फिर यूट्यूब चैनल, दोनों ही जगहों पर क्लासेस आ रही हैं। और अभी तक की जो क्लासेस आ चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो जिन किसी भी लोगों ने अगर अभी तक की अभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। ओके, तो इस कोर्स में हम क्लासेस और नोट्स दोनों साथ ही साथ प्रोवाइड करें। जैसे हमारी क्लास 6 से लेकर के 8 तक की क्लासेस कंप्लीट होंगी, इसके बाद में इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी जो कि पेड कोर्स का भाग है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको पेड कोर्स बाय करना होगा। तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ टेस्ट सीरीज हम फ्री में भी अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो सारे के सारे फ्री में रहेंगे। तो आप जाकर के एक बार ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा, वहां पर फ्री में आने वाला कंटेंट तो आप देख ही सकते हैं। आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। एंड हाँ, अगर आप इस कोर्स के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। एंड उसके बाद में अगर आपको इस कोर्स में ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा। आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारियां दी जा रही, इसको हम यहां पर देख लेते हैं। कहा जा रहा है मध्यकाल में कई तरह के नगरों का उदाहरण देखने को मिलता है। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में कोई एक या दो नहीं, कई प्रकार के नगर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका मंदिर नगर, यहां पर विशेष रूप से मंदिर से रिलेटेड गतिविधियां आपको देखने को मिलती है। दूसरा है आपका प्रशासनिक केंद्र, जहां पर प्रशासन से संबंधित गतिविधियां मिलती थी, अर्थात राज परिवार के लोग रहते थे, ठीक है, और मतलब राजा अपने प्रशासन से संबंधित कार्य यहां पर करवा। तीसरा था आपका वाणिज्यिक नगर, यहां पर व्यापार, तरह की व्यापारिक गतिविधियां होती थी। चौथा है आपका एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर हो सकता था, ठीक है। तो पत्तन नगर की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः समुद्र या फिर नदी के किनारे होते थे, जहां पर नदियों या फिर समुद्रों के माध्यम से जो भी माल आता था या फिर जाता था उसको यहां से मतलब इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जाता था। और कई अन्य प्रकार के भी नगर में देखने को मिलते हैं जो कि अन्य अन्य प्रकार की गतिविधियों के केंद्र हो। जैसे कि आज के टाइम पर भी हम देखते हैं कुछ नगर ऐसे में देखने को मिलते हैं, अगर हम शहरों की बात करें जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी काफी अधिक होती है, ठीक है, और उनमें कुछ विशेष प्रकार के कार्य किए, जैसे कि कुछ को आईटी हब कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ राजधानी होती हैं, ठीक है, कुछ एजुकेशन सेंटर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पहले भी अगर हम देखें तो 3-4 प्रकार के नगर देखने को मिलते थे। एक आपका मंदिर नगर, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मंदिर नगर, एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर या एक पत्तन नगर, ठीक है। और कुछ ऐसे भी थे जो कि अन्य प्रकार के शहर भी गिने जाते थे। आगे कहा जा रहा है वस्तुतः कई नगर तो एक
एक साथ प्रशासनिक नगर और मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र भी थे। अब यहां पर कहने का अर्थ है कि कुछ तो नगर ऐसे देखने को मिलते थे जो कि विशेष रूप से किसी एक ही प्रकार की गतिविधि उसमें आपको देखने को मिल, जैसे कि आज के टाइम पर हम देखें एग्जांपल के रूप में, तो आपका गुड़गांव देख लीजिएगा, ये आईटी हब माना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि नोएडा हो गया आपका आईटी हब माना जाता है। वहीं अगर हम अपने दिल्ली चले जाएं, ठीक है, दिल्ली छोड़ दीजिएगा, दिल्ली मतलब काफी बड़ा हो जाता है, दिल्ली छोड़ दीजिएगा, हम आ जाते हैं अयोध्या में। ठीक है, तो अयोध्या में अगर आप देखोगे तो ये एक आपको प्रशासनिक केंद्र भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक वाणिज्यिक यहाँ पर व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, और इन दोनों चीजों के अलावा मंदिर नगर भी है, मंदिर भी देखने को मिल रहे हैं। आप चले जाइएगा मथुरा, मथुरा में शिल्प उत्पादन का भी काम होता है, मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं और भक्ति का भी एक केंद्र है। तो आज के टाइम पर भी हमें ऐसे शहर देखने को मिलते हैं। अब आप अगर मतलब दिल्ली वगैरह की बात करें तो वहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, एंड इसके अलावा अगर आप दिल्ली में देखोगे तो आपको प्रशासनिक केंद्र भी देखने को मिलता है। भाई दिल्ली हमारी राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में अगर आप देखोगे तो आईटी हब भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आज के टाइम पर भी हमें ऐसे कई सारे शहर देखने को मिलते हैं जो एक साथ कई प्रकार की गतिविधियों के केंद्र होते हैं, और पहले भी ऐसा था। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डिटेल में प्रशासनिक केंद्र की, कि उस टाइम पर जो प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे कैसे थे, और एक प्रशासनिक केंद्र के विषय में हम यहाँ पर डिटेल में भी बात करेंगे। तो अगली हेडिंग है हमारी प्रशासनिक केंद्र। इसके विषय में सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। क्या थी? तंजावुर। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको आई थिंक याद होना चाहिए। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी नगर के पास बहती थी। अच्छा, कावेरी नदी के किनारे तंजावुर शहर बसा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी आपको याद होना चाहिए। आगे, राजा राज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की वास्तुकला कुंजर मल्लन राज पेरू थच्चर थे। वास्तुकार, हाँ वास्तुकार। ठीक है, हमने इनके राज राजेश्वर मंदिर के विषय में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, और कई बार पढ़ चुके हैं कि भैया जो चोल राजा थे, चोल राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और वो भी विशेष रूप से राजा राज ने। ठीक है, अब जो ये राज राजेश्वर मंदिर था, इसका निर्माण किसने किया था? अगर हम बात करें निर्माण करवाने वाले राजा तो आपके ये राजा राज। ठीक है, लेकिन किस वास्तुकार ने किया था? तो कुंजर मल्लन राज पेरू थच्चर। ठीक है, ये इनका नाम है जिसने इस मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। फिर कहें कि मेन आदमी यही रहे हुए, ये वास्तुकार थे। आगे बढ़ते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। अच्छा, यहां पर क्या है ना कि इसके विषय में थोड़ी सी बेसिक चीजें दी गई, कि अगर आप देखोगे राजा चोल राजाओं के विषय में अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, चोल राजाओं की राजधानी आपको तंजावुर देखने को मिलती है, और जो राजधानी है अर्थात ये इनका एक प्रशासनिक केंद्र भी रहा होगा। ठीक है, राजधानी है, प्रशासनिक केंद्र, और यहीं पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने प्रमुख देवता का मंदिर जिसका नाम है राज राजेश्वर, इसका भी निर्माण करवाया था। इसको बनाने वाले कौन थे? कुंजर मल्लन राज पेरू थच्चर थे। ठीक है, ये इसके वास्तुकार थे। अच्छा, वास्तुकार का नाम हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि देखो ये जो वास्तुकार थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये मंदिर उस समय बहुत ही विशिष्ट माना गया था, क्योंकि बहुत विशाल मंदिर था और इसकी जो वास्तुकला थी वो भी बहुत अद्भुत थी, यानी कि डिजाइन बहुत अद्भुत थी। तो इन्होंने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण कर दिया था। मंदिर के भीतर अगर आप देखोगे तो एक विशाल शिवलिंग भी हमें देखने को मिलती है। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। ठीक है, यहां पर प्रशासनिक केंद्र की बात की जा रही है, याद रखना। हमने यहां पर इतना समझ लिया कि अगर आप इस राजधानी अर्थात तंजावुर में देखोगे तो एक आपको मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कौन सा है? राज राजेश्वरम मंदिर। ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर। इस मंदिर के अलावा अगर आप इस राजधानी तंजावुर में देखोगे तो कई सारे अनेक राजमहल बने हुए हैं जिनमें कई सारे मंडप हैं। अब मंडपों में क्या हुआ करता था, हम पिछले भी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। संगीत वगैरह हुआ करते थे, नृत्य हुआ करते थे, इसके अलावा चर्चाएं हुआ करती थी, दरबार लगा करते थे। ठीक है, तो राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। यहीं से वे अपने अधीनस्थ अर्थात जैसे कि इतना बड़ा इलाका है भारत है, ठीक है, ये इतनी बड़ी इनकी राजधानी है, राजधानी के आसपास के जितने इलाकों को इन्होंने जीता होगा, इसे जीत लिया, इसे जीत लिया, इसे जीत लिया, तो यहां पर राज करने वाले जो राजा हैं वो इनके अधीन रहते थे। ठीक है, अधीनस्थ अर्थात इनके अधीन रहने वाले शासक। तो जो भी इनके अधीनस्थ राजा हुआ करते थे वो आते थे और यहां पर अधीनस्थ के लिए आदेश जारी करते थे। ठीक है,
ये जो दरबार यहाँ पर लगाया जाता था, यहीं से ये जो राजा थे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे कि अब ये कार्य होना चाहिए, अब ये कार्य होना चाहिए। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ था जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही थी। अगर हम इस मतलब तंजावुर की बात करें तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उस समय का शहर रहा था। ठीक है, उस समय की जो राजधानी थी ये काफी प्रसिद्ध थी। और यहाँ पर ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक तो आपने देख लिया कि मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर नगर का भी उदाहरण हो गया। दूसरा प्रशासनिक केंद्र है, तो प्रशासनिक केंद्र का भी उदाहरण मिल गया। और तीसरा यहां पर मिलता है नगर उन बाजारों के हलचलों से भरा हुआ था जहां पर अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही थी। अर्थात ये एक वाणिज्यिक शहर का भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कहा जा रहा है नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। ये मतलब एक बेसिक बात है जो कि आगे दे दी गई। अर्थात ये एक प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ एक मंदिर नगर भी था। और मंदिर नगर के अलावा यहां पर वाणिज्यिक गतिविधियां भी चल रही थी, अर्थात व्यापार से रिलेटेड चीजें भी यहां पर देखने को मिलती थी। आगे बढ़ते मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, अब इसको भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार कैसे मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र जो है ये धीरे धीरे एक किसी भी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में किस तरह से अपना योगदान देते हैं जो मंदिर होते हैं ये। ठीक है, अब इनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। मंदिर उस समय कितने महत्वपूर्ण थे ये भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले हेडिंग है हमारी मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। और इसके सबसे पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण है। अगर हम तंजावुर की बात करें, ठीक है, ये अगर हम देखें तंजावुर, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में तो राजधानी थी, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर मंदिर बना दिया गया और मंदिर इतना विशाल बनाया गया, अद्भुत बनाया गया, तो इसे देखने के लिए काफी लोग आने लगे, यहाँ पर पूजा करने के लिए काफी लोग आने लगे। धीरे धीरे ये एक मंदिर नगर के रूप में विकसित होने लगा। अब मंदिर नगर के रूप में विकसित होने लगा, प्रशासनिक केंद्र था ही, और जब मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ तो यहां पर लोग आकर बसने लगे, बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री आने लगे। जब बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री आने लगे तो अगर आप इस नगर को देखोगे तो यह व्यापार का भी केंद्र बन गया। ठीक है, आगे कहा जा रहा है मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, यहां पर क्या कहा जा रहा है, मंदिर नगर को अगर आप देखोगे तो नगरीकरण अर्थात जहां पर मंदिर नगर होगा, जहां पर कई सारे मंदिर होंगे और उन मंदिरों की ख्याति काफी इलाके में प्रसिद्ध होगी, जिन मंदिरों में लोग आकर के अपनी श्रद्धा दिखाते होंगे, लोग दर्शन के लिए उस मंदिर के जाते होंगे, मंदिर में स्थित भगवान के, वहां पर नगरीकरण का आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप देखने को, नगरीकरण अर्थात वहां पर नगरों का विकास होने लगता है। ठीक है, मंदिर नगर जो है ये नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, जहां कहीं भी मंदिर नगर होता है वहां पर जो नगर वाले वो जो नगर होता है उसका विकास अपने आप होने लगता है। वही यहां पर कहा जा रहा है नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। आगे नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो जो नगरीकरण जो प्रक्रिया होती है ये नगरों की विकास की प्रक्रिया होती है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हम सभी जानते हैं आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हमारे कई सारे मंदिर ऐसे हैं जो कई सारे ट्रस्ट चलाते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, कैंसर हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, कई सारे मतलब भंडारा ऐसे चलते हैं जहां पर फ्री में भोजन खिलाया जाता है। अभी आप बांग्लादेश में ही देख लो, उस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया जब बांग्लादेश में भुखमरी चल रही थी, इनके पास खाने को नहीं था, तब वो मंदिर इनको खाने को दे रहा था। ठीक है, और उसी मंदिर के ऊपर आक्रमण, जब आज इनकी स्थिति थोड़ी सी तो सुधर गई, बुद्धि भ्रष्ट हुई, और उसी मंदिर के ऊपर आक्रमण करके उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये मतलब इस प्रकार गतिविधियां हमें जब देखने को मिलती तो बड़ा दुख होता है अंदर से। तो यहां पर हमारा टॉपिक ये है कि जो अगर आप मंदिरों को अगर आप देखो तो मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था इन दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। समाज के लिए क्यों? क्योंकि यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। रोजगार कैसे मिलता है? मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, घूमने आने के लिए कई सारे तीर्थयात्री आते हैं। जब तीर्थयात्री आते हैं तो उनको भोजन खिलाना, उनकी देख रेख करना, ठीक है, इससे क्या है कि समाज को मिलता है रोजगार। ठीक है, और इससे यहां पर जो अर्निंग होती है वो अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। आगे शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे उस टाइम पर। ठीक है, कई कारण होते थे, एक तो भक्ति भाव दर्शाने के लिए, दूसरा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, तीसरा अपनी धन संपदा का प्रदर्शन करने के लिए। कई सारे इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है उसका वीडियो तो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टॉपिक था हमारा मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, उसमें हमने इस चीज को डिस्कस किया था। आगे कहा जा रहा है वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। कहने का अर्थ यहां पर यह कि जब राजा लोग जो थे, ये राजा लोग अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए जब मंदिरों का निर्माण करवाते थे तो मंदिरों को भूमि अर्थात, एक मिनट टच हो गया था थोड़ा सा,
हाँ, मंदिरों को भूमि और धन ये दोनों ही चीजें अनुदान में यानी कि इसकी सहायता के लिए यहां पर दान स्वरूप दिया जाता था। ठीक है, कौन देता था? राज परिवार देता था। राजा लोग इसको मंदिर को दान में भूमि और धन दिया करते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। जो मंदिर हुआ करते थे, इन मंदिरों की आय से, एक तो भाई आय वो हो गई जो यहाँ पर घूमने आने वाले लोग हैं, ठीक है, जो घूमने आने वाले लोग हैं वो चढ़ावा चढ़ाया करते थे, एक तो आय ये हो गए। दूसरी आय राजा लोग जो थे वो धन संपदा दिया करते थे, और धन के अलावा भूमि दिया करते थे दान में। इससे जो मंदिर की आय होती थी, उसी आय से यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों को किया जाता था, जैसे कि भाई यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं, या फिर कोई भागवत बिठा दी, या फिर कोई और मतलब भक्ति के लिए उसमें अनुष्ठान बिठा दिया, इस प्रकार के। ठीक है, ये सारे के सारे विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। आगे तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था, और पर्वोत्सव यानी कि जब भी कोई त्योहार आता था तो वो त्योहार भी इसी अनुदान से मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते हैं, यानी कि मंदिर में दर्शन करने आने वाले जो तीर्थ यात्री हुआ करते थे वो भी मंदिर को दान दिया करते थे। देखो, मंदिर की अगर आय की उस समय बात करें तो एक तो ये होगा कि राजा भूमि और धन अनुदान के रूप में दिया करते थे कि भाई मंदिर आगे बढ़े तो मंदिर की सहायता के लिए भूमि और धन दे दिया। ठीक है, दूसरा जो मंदिर की आमदनी का स्रोत था वो ये था, मंदिर में जो दर्शनार्थी आते थे यानी कि मंदिर के दर्शन करने के लिए जो लोग आते थे वो दान में यहां पर दक्षिणा दिया करते थे, अर्थात कुछ ना कुछ पैसे दान में दिया करते थे। इससे मंदिर की आय होती थी, और इस आय का प्रयोग क्या किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठान करवाने के लिए। इसके अलावा जो यहां पर तीर्थ यात्री आते थे उनको, और पुरोहितों को, पंडितों को, इनको भोजन करवाने के लिए। ठीक है, यानी कि फ्री भंडारा चलता होगा। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर आप कई सारे मंदिरों में देखते हो जो बहुत फेमस हो जाते हैं, वहां पर फ्री में भंडारा चलता है, तो ऐसी प्रकार की गतिविधियां यहां पर भी चलती होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है मंदिर के करता रहता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे, अर्थात मंदिर की जो आमदनी हुआ करती थी, ठीक है, उस आमदनी के पैसे को और बढ़ाने के लिए, जो पैसा आया उसको और बढ़ाने के लिए मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते थे, यानी कि आज के टाइम पर जैसे हम ट्रस्टी कहते हैं, ठीक है, तो या फिर जो मुख्य हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे? मंदिर के धन को व्यापार में लगाते थे, या फिर साहूकारी में, यानी कि मतलब ब्याज पर देना। ठीक है, ब्याज पर देने, ब्याज पर पैसा दे देते थे, या फिर व्यापार में लगा देते। धीरे धीरे बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। अब यहां पर कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे मंदिर विकसित होने लगे, मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, मंदिर में बड़े पैमाने पर लोग घूमने के लिए आने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पुरोहित वर्ग के व्यक्ति, पुजारी लोग, ठीक है, इसके अलावा कामगार अर्थात जिनको मंदिरों से काम मिल रहा था, ठीक है, इसके अलावा शिल्पी समुदाय के लोग जो मंदिर के लिए एक तरह से माला बनाने का काम करते थे, या फिर मूर्ति बनाने का काम करते थे, या फिर अन्य तरह के काम जो किया करते थे, शिल्पी समुदाय के लोग, ठीक है, और जो व्यापारी लोग थे जो मंदिर के पास में अपनी दुकानें लगाकर व्यापार करते थे, इन सभी लोगों ने क्या किया? आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों, देखो, एक तो मंदिर की सहायता के लिए कि जब हम मंदिर के पास में रहेंगे तो मंदिर के लिए हम आसानी से काम कर पाएंगे, एक तो मंदिर के लिए, और दूसरा मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले दर्शनार्थी, यानी कि मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए आने वाले जो तीर्थयात्री हुआ करते हैं, दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कामगार हैं भैया, घर रहने के लिए हम जगह प्रदान कर रहे हैं, हमें इतने रुपए दे दीजिएगा। ठीक है, तो भाई क्या है कि दर्शनार्थियों, ठीक है, तीर्थयात्रियों और मंदिर, इन तीनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो ये लोग थे, एक तो पुरोहित हो गए, दूसरे कामगार हो गए अर्थात मजदूर लोग हो गए, ठीक है, तीसरा शिल्प समुदाय के लोग हो गए, और चौथा व्यापारी लोग हो गए। ये लोग क्या करने लगे? मंदिर के आसपास ही धीरे धीरे बसने लगे। आज के टाइम पर भी अगर आप देखोगे तो मंदिर के आसपास ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये रोजगार के अवसर होते हैं, जब मंदिर कहीं भी बनाया जाता है तो वहां पर कई सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं, जिनमें से कुछ ये अवसर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंदिर में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री घूमने के लिए आते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं। अच्छा, तीर्थ यात्री और दर्शनार्थी दोनों में काफी अंतर होता है। तीर्थ यात्री वो हो गए कि जो तीर्थ पर निकले हैं, ठीक है, मंदिर में आए, जो क्या है कि बड़े पैमाने पर तीर्थ पर निकले हुए हैं, जो कि मतलब निकले हैं और एक मंदिर गए, दूसरे मंदिर गए, फिर तीसरे मंदिर गए, ऐसे मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। और दर्शनार्थी वो हैं जो रोज रोज एक ही मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो भगवान के, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है हमें इन भगवान का दर्शन करना है। ठीक है, तो ज्यादा अंतर नहीं होता, मतलब एक ही तरह के दोनों हैं, बट ये एक मतलब बेसिक सा यहाँ पर फर्क देखने को हमें मिलता है। आगे बढ़ते, इसी रीति से मंदिर के चारों ओर
हाँ, जो यहाँ पर रीति देखने को मिली है, इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्लन स्वामी मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर पहले मंदिर बसाया गया, मंदिर बनाया गया, मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ी, जब प्रसिद्धि बढ़ी तो धीरे धीरे मंदिर के आसपास कई सारे नगरों का विकास होने लगा, लोग यहाँ पर रहने लगे। इसे भिलसा या फिर विदिशा भी कहा जाता है, भिल्ल स्वामिन, ठीक है। इसको भिलसा या फिर विदिशा भी कहा जाता है। इसके अलावा गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी देखने को मिलता है। अच्छा, सोमनाथ मंदिर आज भी फेमस है, काफी फेमस। अगर आप देखोगे, इसको कई बार लूटा भी गया, ठीक है। अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी ही था, हाँ मोहम्मद गौरी ही था शायद, ठीक है, उसने इसको लूटा था बहुत बड़े पैमाने पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हमें देखने को मिलते हैं। तिरुपति बालाजी हो गया, ठीक है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कुछ और फेमस मंदिर हैं। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो लगभग जैसे कि भाई अयोध्या हो गया, आपका मथुरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा आज के टाइम पर बागेश्वर धाम भी काफी फेमस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कई सारे मंदिर थे जो काफी फेमस होते चले गए, ठीक है। और ये जैसे जैसे फेमस होते चले गए तो इनके आसपास लोग भी बसने लगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। जो तीर्थ स्थल थे, ठीक है, अगर हम ऐसे ही देखें धीरे धीरे ये तीर्थ स्थल हुआ करते थे, ठीक है, मंदिर बनाए गए, तीर्थ स्थल बन गए और धीरे धीरे ये नगरों के रूप में विकसित होते गए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं, ठीक है। ये एक दो हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहले वृंदावन में लोग घूमने के लिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग आकर यहाँ पर बसने लगे और ये एक तीर्थ स्थल बन गया। आगे अजमेर जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चल करके मुगलों के शासन में वह सूबा यानी कि मुख्यालय बन गया, ठीक है, सूबा मुख्यालय बन गया। और सुप्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ 12वीं शताब्दी में आकर के बस गए। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहां प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे। तो ये भी हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये टॉपिक आपको सारे के सारे देखने को नहीं मिलते, बट हाँ इनकी डेफिनेशन याद रखना। अगर प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा कि किसी भी मंदिर नगर का विकास कैसे होता है, तो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट में डेफिनेशन दी गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा और यहाँ से अगर यहाँ तक का लिख लेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल में आप इनको बता सकते हो, भिल्लन स्वामी हो गया, कांचीपुरम हो गया, इसके अलावा ये तिरुपति हो गया, वृंदावन हो गया, त्रिवनमलाई हो गया। इस्लामिक अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे हैं तो अजमेर हो गया, ठीक है, अजमेर जो कि राजस्थान में 12वीं शताब्दी के टाइम पर अगर हम देखें तो चौहान जो थे इनकी राजधानी हुआ करती थी। वे चौहानों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, वहां पर वहां के जो शासक थे उनको हराने के बाद में फिर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। तो जब यहाँ से आगे चलकर अगर हम देखें, फिर मुगलों का शासनकाल यहाँ पर स्थापित हुआ और मुगलों ने इसे अपना सूबा घोषित कर दिया। फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं जो कि सूफी संत थे। अच्छा, सूफी और इस्लाम दोनों में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। जो सूफी संत थे ये इस्लाम से अपने आप को अलग मानते थे, ठीक है। सूफी समुदाय ही अलग होता है, जिसके विषय में हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास 12 की एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल में बात की गई, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। ये 12वीं शताब्दी में आकर के यहाँ पर बस गए और अजमेर के पास ही अगर आप देखो तो पुष्कर सरोवर भी देखने को मिलता है, ये भी काफी प्रसिद्ध है, जहां प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। एक मिनट इरेज कर लेते हैं। अगली हेडिंग है हमारी कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। अच्छा, इस तकनीक से क्या होता था कि उस टाइम पर मूर्तियां बनाई जाती थी। जो आपको यहाँ पर लुप्त मोम तकनीक की बात की जा रही है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे उस टाइम पर मूर्तियां बनाने का काम किया जाता था। अब भाई इसके विषय में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कांसा कैसे बनाया जाता था, घंटा धातु क्या है और लुप्त मोम तकनीक क्या है। तो सबसे पहले बिंदु में यहाँ पर बात की जा रही है कांसे की। तो कांसा एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, जो कि तांबा और रांगा, ठीक है, तांबे और रांगे को टिन भी कहा जाता है, ठीक है, इन दोनों के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। अगर हम घंटा धातु की बात करें तो इसमें क्या होता है, रांगे का अनुपात, जो रांगा होता है इसकी मात्रा अधिक कर दी जाती है किसी अन्य धातु की अपेक्षा, ठीक है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। घंटा धातु मतलब आप जो घंटे देखते हो ना मंदिरों में लगे होते हैं, ठीक है, तो इनमें जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वही होती है, एक अलग विशेष प्रकार की धातु रही है, ठीक है। डेफिनेशन यहां पर दी
दी गई है, बाकी बहुत विशेष नहीं है। अगर प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा कि भाई घंटा धातु में किस धातु का अनुपात अधिक रहता है, तो रांगे का अनुपात अधिक रहता है, ठीक है। और अगर हम कांसे की बात करें, प्रश्न आएगा कि कांसे को किस किस धातु से मिलाकर बनाया जाता है, तो तांबे और रांगे, रांगे को टिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक मिश्र धातु है, दोनों ही मिश्र धातु है, कांसा की बात करें या फिर हम घंटा धातु की बात करें, ठीक है। जो घंटा धातु है ये इसमें रांगे का अनुपात किसी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है, ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। दोनों ही एक प्रकार की धातु है। अब हम अगर यहाँ पर लुप्त मोम तकनीक की बात करें, अच्छा इनके विषय में ज्यादा जानकारी दी नहीं गई है, ठीक है, कांसा और घंटा धातु के विषय में। अभी आगे इनके विषय में हम थोड़ा सा और दिया गया जिसको डिस्कस करेंगे, बस इतना ही दिया गया, दोनों एक प्रकार की धातु हैं। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में यहाँ पर बात की जा रही है लुप्त मोम तकनीक की, तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां, अगर हम चोल काल की यानी कि चोलों के टाइम पीरियड की कांसे की जो मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसे कांस्य मूर्ति कहा जाता था, इसको देखें तो ये लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती थी। इस प्रविधि में यानी कि इसे बनाने की जो विधि थी, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। मोम वही जिससे मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, कैंडल आप देखते हो जलाई जाती है, ठीक है, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, जो मोमबत्ती होती है वही उसी की जो मोम होती है, ठीक है। उससे पहले एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति बनाई जाती है। इसके बाद इस मूर्ति के ऊपर इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप दिया जाता है, लीप कर सुखाया जाता है। पहले क्या किया, एक मोम की मूर्ति बना ली, ठीक है, और मूर्ति के ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया, ठीक है, जिससे कि उस पूरी की पूरी मिट्टी के ऊपर मोम की मूर्ति के ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप लग गया। इसके बाद में उसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे गर्म किया जाता है, जो चिकनी मिट्टी का लेप लगाया गया, ठीक है, फिर उसे पूरा सिखाया गया। सुखाने के बाद गर्म किया गया और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बना करके उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाला जाता है। होता क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक मोम की मूर्ति बनाई, उस मोम की मूर्ति के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया, जो कि चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। मिट्टी का लेप करने के बाद में उसे सुखाया, सुखाने के बाद गर्म किया। जब गर्म किया तो अंदर की जो मोम है वो सारी की सारी पिघल जाएगी। पिघलने के बाद में उसी मिट्टी का जो लेप होता है वो तो पिघलेगा नहीं, ठीक है, उसके नीचे कहीं पर छेद कर दिया। जो छेद किया तो उससे क्या है कि पूरे का पूरा मोम जो पिघला हुआ है वो निकल गया। अच्छा, जब मोम बाहर निकल जाता है तो मोम के बाहर निकलने के बाद में फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती है, ठीक है। जब पिघली हुई धातु अंदर भरी जाती है तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। धातु ठंडी होकर के ठोस हो जाती है। ठोस होने के बाद में चिकनी मिट्टी का जो आवरण होता है उसे सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता है। फिर उससे जो प्रतिमा निकलती है, ठीक है, जो पहले मोम की प्रतिमा हुआ करती थी उसी का शेप लेकर के ये धातु की प्रतिमा बन जाती है, क्योंकि मोम को उसके अंदर से निकाल दिया गया, ठीक है। और जब वो उसी का शेप लेकर के एक धातु की प्रतिमा बन जाती है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर से मिट्टी, चिकनी मिट्टी का जो लेप होता है, उसका जो आवरण होता है उसको हटा दिया जाता है। फिर प्रतिमा निकाल करके उसे साफ करके चमका दिया जाता है। और इस तरह से लुप्त मोम तकनीक से भाई मोम की मूर्ति बनाएगी, पिघला के निकाल दिया गया, अंदर सेप मूर्ति का तैयार हो गया, ठीक है। तो मोम की ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, मोम का प्रयोग करके इस मूर्ति का बनाया जाता है, इसीलिए इसे लुप्त मोम तकनीक नाम दिया गया कि भाई मोम गायब हो गई और प्रतिमा बन करके निकल आई, इसे लुप्त मोम तकनीक कहा गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, उस समय काफी प्रयोग में लाई जाती थी और उस समय इस तकनीक से कई सारी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते अगला जो हमारा पॉइंट है वो छोटे नगरों का संजाल। अच्छा, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि किस तरह से अलग अलग छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ था। सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर कहा जा रहा है आठवीं शताब्दी के ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि अगर हम 8वीं शताब्दी के टाइम पर देखें, यानी कि सन 700 से लेकर 800 के बीच में, तो इसी टाइम से आपको हमारे भारत देश के अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे नगरों का विकास देखने को मिलता है। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव से हुआ था, यानी जो बड़े बड़े गांव थे वो और विकसित हुए और धीरे धीरे नगरों के रूप में जाने लगे। जैसे कि अगर हम इस समय की बात करें तो मतलब कई सारे नगरों को मैंने देखा है, ठीक है, जो गांव से ही विकसित हुए। अगर हम मेरे ही अपने शहर की बात करें, भाई वो तो मतलब हमेशा से कस्बा रहा था, मतलब एक राजा वहां पर राज करते थे। कई सारे मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब जो पहले एक छोटा गांव हुआ करते थे, फिर वहां पर मार्केट डाल दी जाती है। आपके पास में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। और मार्केट के बाद में वहां पर मान लो कोई फैक्ट्री लग जाती है तो और विकसित होने लगता है, उसके आसपास लोग रहने लगते हैं, धीरे धीरे वो एक नगर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, कई बड़े बड़े गांव थे, धीरे धीरे वो आगे बढ़ करके नगरों का रूप ले लिया है।
अगर उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, मंडपिका का अर्थ होता है मंडी, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, जहां पर मार्केट लगाई जाती है। ठीक है, मंडपिका अर्थात जो मार्केट लगाने का स्थान होता है। ठीक है, तो आमतौर पर ये जो बड़े बड़े गांव थे जो आगे चल करके बड़े नगर बन गए, ठीक है, छोटे नगर बने फिर आगे बड़े नगर बन गए, तो इनमें आमतौर पर एक मंडपिका या फिर कहें कि मंडी हुआ करती थी, यानी कि एक बाजार हुआ करती जहां आसपास के गांव से आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। जो भी उनके पास में उपज होती थी यानी कि फसल होती थी उसको बेचने के लिए यहाँ पर लेकर के आते थे। उनमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें एवं बाजार थी जिन्हें हट या फिर हाट कहा जाता था। ठीक है, समझो जैसे कि भाई कोई बड़ा गांव है, ठीक है, बड़े गांव में क्या है कि एक ऐसा इलाका है जहां पर मार्केट लगाई जाती है, उस पूरे इलाके को कहा जाएगा क्या, मंडपिका। ठीक है, मंडपिका का या फिर मंडी। आज के टाइम पर जैसे आप देखते हो मंडी होती है ना, जहां पर मतलब किसान अपनी फसल ले जाकर बेचते हैं, सब्जियां बेची जाती हैं। ठीक है, अब इस मंडी में कई सारी दुकानें होती थी। ठीक है, अच्छा जहां पर दुकानें होती थी, ठीक है, जहां दुकान एवं बाजार थे, ठीक है, जैसे कि भाई इतना बड़ा इलाका है, इस पूरे को मंडी कहा जाएगा। ठीक है, इसमें मान लो कि एक ये रास्ता दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। ठीक है, तो यहां पर दुकान लगा दी, यहां पर दुकान, यहां पर दुकान, यहां पर दुकान, ऐसे यहां पर दुकान है, यहां पर दुकान है। ठीक है, तो ये जो रास्ता, ये जो कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा क्या, हट या फिर हाट कहा जाएगा। इसी तरह से मतलब पूरे के पूरे मार्केट में कई सारे हट या फिर हाट बने हुए होते थे, वही यहां पर कहा जा रहा है। एक मिनट, हाँ, वही कहा जा रहा है, उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट या फिर बाद में हाट कहा जाने लगा था। ठीक है, आगे इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर तथा शिल्पियों, जैसे कि भाई कुम्हार हो गए, तेलिया, तेलियों, तेलियों मतलब जो मतलब तेल से रिलेटेड काम करते होंगे, शिल्प, कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर जोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार हुआ करते हैं। अच्छा, शिल्पियों की हम जब बात करें तो जब याद रखना, यहां पर हम आपको बता दे रहे हैं पूरे चैप्टर में जहां पर भी हम शिल्प समुदाय की बात करें, फिर शिल्पियों की बात करें या फिर शिल्पीगढ़ की बात करें, ठीक है, तो वहां पर इन्हीं लोगों की बात की जा रही है। शिल्पी अर्थात कारीगर और शिल्प समुदाय के लोग जो थे वो यही होते हैं। एक तो भाई आपके कुम्हार हो गए, तेली हो गए, जो तेल से संबंधित काम करते हैं, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार हो गए, लोहार हो गए, पत्थर तोड़ने वाले हो गए, तो इनको मतलब इस समुदाय में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये इन लोगों का समुदाय, इन सभी लोगों को इसी समुदाय में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारा जो पॉइंट है, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। जुकाम हो गई इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, चलिए कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कुछ व्यापारी तो नगर में नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे। कुछ व्यापारी ऐसे देखने को मिलते जिन्होंने परमानेंट अपनी दुकान बना रखी थी। ठीक है, और वो स्थायी तौर पर व्यापार कर रहे थे नगरों में। जबकि कुछ अन्य व्यापारी ऐसे भी थे जो नगर नगर घूम करके क्रय विक्रय किया करते, जैसे आज के टाइम पर हम देखते हैं फेरी वाले आते हैं ना शहरों में, सब्जी बेचने के लिए आ रहे, अन्य अन्य प्रकार के प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहे, तो पहले भी ऐसा हुआ करता था। आगे कहा जा रहा है आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। जैसे आज के टाइम पर हम देखते हैं बड़ी बड़ी मार्केट लगती है, दूर दूर से लोग जाते हैं वहां पर चीजों को खरीदने और बेचने के लिए, वैसा ही पहले भी हुआ करता था। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई क्या टॉपिक है और किसमें क्या कहने का यहाँ पर मतलब किया जा रहा है। भाई कुछ दुकानें ऐसी थी जो मतलब स्थायी रूप से रहती थी, और कुछ दुकानें, कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ व्यापारी जो घूम घूम कर व्यापार करते थे। बाहर से भी लोग आते थे यहाँ पर, और यहाँ के लोग भी बाहर जाते थे और व्यापार करते थे। आमतौर पर अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इसके आसपास किलेबंदी करके महल बना लेता था। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है कि जो सामंत या फिर जमींदार लोग होते थे उन्होंने महल बना लिए किलेबंदी करके, और उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेते थे, मार्केट के ऊपर या फिर गांव के ऊपर कब्जा जमा कर उनसे कर लेने लगते थे। तो वही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। आमतौर पर सामंत या फिर परवर्ती यानी कि पुराने समय के जो जमींदार हुआ करते थे वो इन नगरों या फिर इसके आसपास किलेबंदी कर लेते थे, और किलेबंदी करने के बाद में महल बना लेते थे। ऐसा सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। ये जो मतलब सामंत लोग हुआ करते थे जो यहाँ पर महल बना लेते थे, किलेबंदी कर लेते थे। ये किलेबंदी करने के बाद में और महल बनाने के बाद क्या करते थे, कहते थे कि भाई जो व्यापारी लोग हो आप, ठीक है, शिल्पकार लोग हो या फिर मतलब व्यापार की जो वस्तुएं हैं, इन सभी को हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं आक्रमणकारियों से, और इस सुरक्षा के बदले ये क्या करते थे, इनके ऊपर कर लगाने का काम, इनसे टैक्स वसूलते थे। ठीक है, आगे, और कभी कभी इन करों के संग्रह का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या फिर धनाढ्य व्यापारियों के द्वारा
कराया गया होता था। ठीक है, एक तो बात यहाँ पर ये होगी कि भाई जब भी किसी मार्केट का विकास होने लगता था, ठीक है, जब भी कोई मंडपिका का विकास होने लगता था, मंडपिका अर्थात मंडी, ठीक है, या फिर आपको मार्केट, ठीक है, जब इसका विकास होने लगता था तो उसके आसपास कहीं ना कोई कोई सामंत या फिर जमींदार आता था, अपना महल बना लेता था और महल बनाने के बाद उस पूरे के पूरे मार्केट की घेराबंदी कर देता था, यानी कि उसके आसपास बाउंड्री बना देता था, किलेबंदी अर्थात बाउंड्री बना देता था। बाउंड्री बनाने के बाद में वहीं वहां से कर वसूलने लगता था, या तो वो स्वयं ऐसा करता था, ठीक है, या फिर उसने क्या किया, कोई एक विशाल मंदिर बना दिया जो कि उक्त उसका ही शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है मंदिर, ठीक है, और उसने मंदिर को यह अधिकार दे दिया कि मंदिर में जो रहने वाले लोग हैं, जो मंदिर के मुख्य लोग हैं, वो यहां से टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो कि आज भी पाए जाते हैं। जो मंदिरों को ये अधिकार दिए गए होते थे, जमींदारों को अधिकार मिले होते थे, इनका उल्लेख हमें आज भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा छोटे और बड़े व्यापारी। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो व्यापारी लोग थे उनमें कितना अंतर था, कौन कौन छोटे व्यापारी थे और कैसे बड़े व्यापारी हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। एक तो याद रखना कि व्यापारी जो थे वो कई प्रकार के थे, ठीक है, कोई एक व्यापारी नहीं पहले हुआ करता था, ठीक है, फिर एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के व्यापारी थे। और जो बंजारे समुदाय के लोग हैं जिनके बारे में आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है, मूवी आई है, अभी के बच्चों ने तो नहीं देखी होगी, बट हाँ जो मतलब जिनकी एज 30 के आसपास है या फिर 25 के आसपास है, 2015 के आसपास, इनके 2010 के आसपास, ठीक है, बंजारे लोगों की मूवी आया करती थी, तो इनकी मूवी काफी फेमस है और आजकल भी बंजारों के बारे में काफी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो बंजारे समुदाय के जो लोग थे ये पहले क्या, ये वन में रहते थे मुख्य रूप से, ठीक है, इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था, ठीक है, और ये क्या है कि व्यापार करने का काम करते थे ये भी, ठीक है, व्यापारियों की श्रेणी में आते थे, ठीक है, और अन्य अन्य प्रकार के व्यापारी भी थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी थे जो कि अपने संघ बनाते थे, ठीक है, कई व्यापारी का क्या करने लगे थे, मुख्य रूप से घोड़ों के व्यापारियों की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने संघ बना के रखे थे। कोई एक अकेला व्यापारी जाकर व्यापार नहीं करता था, कई व्यापारियों ने मिलकर के अपनी एक कम्युनिटी या फिर कहें कि संघ बना करके रखा हुआ, तो संघ या फिर कहें कि एक टीम बना ली थी, ऐसे आप समझ लो, ठीक है, जिनका एक मुखिया होता था, पूरी टीम का एक मुखिया है, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़ों को खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। अब भाई किसी राज्य को घोड़े की आवश्यकता है, एक संघ है जिसके पास में मान लो कि भाई 100 घोड़े हैं, ठीक है, अब ये 100 घोड़ों का कोई ना कोई इस मतलब संघ में मान लेते हैं कि भाई 10 व्यापारी हैं, ठीक है, और इन 10 व्यापारियों को पास मिला कुल मिलाकर 100 घोड़े हैं, ठीक है। अब इन 10 में से कोई एक व्यापारी ऐसा होगा जो 10 व्यापारियों का मुखिया होगा, ठीक है। जब भी किसी राज्य को घोड़ों की आवश्यकता होगी और वो इससे अगर बात करने के लिए आएगा तो इस मुखिया से बात करेगा और मुखिया ही कीमत तय करेगा और फिर उसके बाद में घोड़ों का व्यापार किया जाएगा। तो इस तरह से पहले गतिविधियां हुआ करती। कई सारे व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने संघ बना करके रखे हुए थे, संघ का एक मुखिया होता था और यही मुखिया घोड़ों की खरीद और बेच दोनों का बातचीत किया करता था, यानी कि व्यापार को हैंडल करने का काम मुखिया का होता था, ठीक है। अच्छा, संघ बनाकर क्यों चलते थे, इसके पीछे एक भी एक इंटरेस्टिंग रीजन आपको देखने को मिलता है। अब भाई उसको भी समझते हैं। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे, ठीक है। अगर अकेले जा रहे हैं तो इनके साथ में लूटमार हो जाती थी। क्या कहा जा रहा है, कई सारे अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। अब जंगल से गुजर रहे हैं, अकेला व्यक्ति है, मान लो किसी जानवर ने आक्रमण कर दिया, या फिर जंगल में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं इन्होंने आक्रमण कर दिया, या ठीक है, या फिर कोई लुटेरे आ गए, उन्होंने आक्रमण कर दिया, लूट के चले गए, तो भाई ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वहीं अगर टीम बना के जा रहे हैं, मान लो कि 100 लोगों की टीम है पूरी, ठीक है, आक्रमण करोगे तो 100 लोगों की टीम है, उनके पास घोड़े संभालने वाले भी लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या है, उनका मुकाबला कर लेते थे। तो ऐसे लोग क्या करते थे, आमतौर पर काफिले बना करके चलते थे, और इस संघ में तो होते ही होते थे, ठीक है, काफिले बनाकर चलते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ या फिर कहें कि गिल्ड, व्यापार संघ या फिर आज के टाइम पर इसे गिल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि एक टीम बनाते थे, ठीक है, संघ जिसकी हमने यहाँ पर बात की वही, ठीक है, व्यापार संघ बनाते। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके परवर्ती काल में ऐसे अनेक ऐसे संघ बने। इनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। दो ये मतलब संघों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगर मध्य भारत दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर ऐसे कई सारे संघों का एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है। आगे कहा जा रहा है ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे।
अब यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि भाई अगर आप देखो हमारे यहाँ पर जो व्यापारिक संघ बनाए गए थे, चाहे हम उसमें मणिग्रामम की बात करें या नाना देशी की बात करें या फिर अन्य कई सारे और व्यापारिक संघ बनाए गए थे, अगर बात करें कि भाई ये कहाँ कहाँ तक व्यापार करते थे, प्रश्न बन सकता है इसके ऊपर कि हमारे यहाँ के व्यापारिक संघ जो थे वो किन किन इलाकों में व्यापार करने के लिए आते थे। तो एक तो आप कह सकते हो कि भाई हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, तो ये संघ प्रायद्वीप के भीतर व्यापार करते थे, यानी कि पूरे भारत में घूम घूम कर। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी जाते थे और चीन में भी जाते थे, और इसके अलावा दूर दूर तक व्यापार करने के लिए आते थे कई सारे इलाकों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमें मिलता है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, ये भी व्यापार किया करते थे। कौन कौन इसमें आपको मिलते हैं, एक है चेटियार समुदाय, एक आपको मिलता है मारवाड़ी समुदाय जो कि राजस्थान है मुख्य रूप से, और एक आपको मिलता है ये ओसवाल समुदाय। ठीक है, तो ये तीन समुदाय और थे जो कि बड़े पैमाने पर व्यापार किया करते थे, जो आगे चल करके प्रधान व्यापारी समूह बन गए। ये मतलब जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो अडानी कंपनी है, ठीक है, अडानी पूरा पूरा मतलब अडानी ग्रुप्स है, ठीक है, इसी प्रकार से अंबानी की एक कंपनी है, बहुत फेमस हो गए। इसी तरह से उस टाइम पर ये तीन के तीनों व्यापारिक समुदाय रहे होंगे जो काफी फेमस हो गए, एक चेटियारों का समुदाय, एक मारवाड़ियों का समुदाय, एक ओसवाल का समुदाय। इनको प्रधान व्यापारी कहा जाने लगा। जैसे आज के टाइम पर हम हमारे देश में व्यापारियों की बात करें या फिर मुख्य कंपनियों की बात करें तो हम रिलायंस की बात करते हैं, जियो की बात करते हैं, फिर अंबानी की बात करें या फिर हम बात करें अडानी की बात करें। ठीक है, इसी तरह से ये उस टाइम पर काफ़ी फेमस रहे होंगे, उस समय के अडानी अंबानी ये बन गए होंगे जो कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े इलाके में व्यापार करते होंगे। गुजरात के व्यापारियों में हिंदू बनिया देखने को मिलते थे, मुस्लिम बोहरा देखने को मिलते थे, ये दोनों ही शामिल थे और बड़े पैमाने पर ही व्यापार करते थे। और गुजरात में तो आज भी आपको व्यापारियों का बहुत ही बड़ा केंद्र देखने को मिलता है। गुजरात के जितने भी आपको सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े व्यापारी देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से वो गुजरात के ही है। आगे बढ़ते हैं, वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। अब आप यहां पर ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो व्यापार है वो मध्यकाल में कितनी दूर तक फैला हुआ था। क्या कहा जा रहा है, लाल सागर के बंदरगाहों, फारस की खाड़ी कितनी दूर है, इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, यहां मतलब इतनी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इन पत्तनों में कपड़े मसाले बेचते थे, ये व्यापारी यहां से जाते थे और यहां पर कपड़ों को बेचते थे, मसालों को बेचते थे। मसाला बनाने के लिए तो हमारा मतलब मसाले के उत्पादन में तो हमारा देश फेमस था ही हमेशा से, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मसाले उत्पादित करता था। तो मसाले बेचने और कपड़ों का उत्पादन करने, इन दोनों ही क्षेत्रों में हमारे देश का कोई टक्कर मुकाबला नहीं था उस टाइम पर। ठीक है, बहुत बड़ा केंद्र था कपड़े उत्पादन का और मसाले के उत्पादन का, इसलिए हमारे यहाँ के व्यापारी इन इलाकों में दूर दूर तक जाकर के व्यापार करते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। यानी कि मतलब कहने का अर्थ ये है कि उस समय जो हमारे यहाँ से वस्तुएं जाती थी बाहर बेचने के लिए, ठीक है, जो जाती थी उनके बदले सोने और चांदी बड़ी मात्रा में आते थे। हाथी दांत आते थे, हाथी दांत, ठीक है, हाथियों के दांत आते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, टिन हो गया, मिट्टी के नीले बर्तन उस समय काफी फेमस रहे होंगे। इसके अलावा चीन से मसाले भी आते थे। यानी कि हम कह सकते हैं उस समय पर हमारे यहाँ का जो व्यापार था काफी फेमस था। ठीक है, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हमें कोई सोने के बदले व्यापार नहीं करते हैं, ठीक है, हम चीजों को विदेशों से आयात करके लाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट निर्यात किया जाता था, यानी कि बाहर भेजा जाता था। ठीक है, पहले भेजा जाता था, अब आता है। यानी कि आज का जो हमारा भारत है ये मध्यकाल से पिछड़ा हुआ भारत है। अगला जो हमें पॉइंट देखने को मिलता है वो ये कि पश्चिमी तट के हाँ देख, एक मिनट, मैंने अभी यहां पर कहा कि आज का हमारा भारत मध्यकाल से पिछड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझना कि मध्यकाल की स्थितियां बहुत थी। आज के टाइम पर हम टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं मध्यकाल से, ठीक है, लेकिन अगर हम व्यापार और अन्य चीजों की बात करें तो अन्य चीजों के मामले में हम काफी पीछे हो चुके हैं। हाँ, तो यहां पर कहा जा रहा है पश्चिमी तट के नगरों में, एक मिनट, हाँ, पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। पश्चिमी तट की जो यहाँ पर बात की जा रही है, हमारे भारत देश का पश्चिमी तट ये वाला एरिया है, ठीक है, गोवा वाला एरिया, ठीक है, ये वाला पश्चिमी तट का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे हमारे भारत का व्यापार फेमस हुआ तो विदेशों से लोग आकर के यहाँ पर बसने लगे। कौन कौन आकर बस गए, आपको देखने को मिलता है अरबी आए, ठीक है, अरब अरब से आए अरबी, इसके अलावा फारसी आए, चीनी आए, यहूदी आए, सीरियाई ईसाई आए। तो ये लोग आकर के धीरे धीरे बसने लगे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, इसके अलावा कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा, एक मिनट,
हाँ, इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। इतालवी व्यापारियों के द्वारा इन सभी चीज़ों को खरीदा जाता था और वे वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचाते थे। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हमारे इस व्यापार से कई सारे लोग जुड़े हुए थे। एक तो भाई हमारे भारत के व्यापारी खुद थे, जो कि यहाँ से लाल सागर तक चीज़ों को पहुँचाते थे और लाल सागर में कुछ और व्यापारी थे, जो इतालवी व्यापारी कहे जाते थे। ये इनको प्रोडक्ट बेच देते थे। अब ये इतालवी व्यापारी जाकर के यूरोप में चीज़ों को बेचते थे और उससे ये मुनाफा कमाते थे। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो है हमारी वो है उष्ण कटिबंधीय, हाँ एक मिनट, हेडिंग हेडिंग नहीं, टॉपिक है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, जायफल हो गया, सौंठ हो गया। ये कुछ ऐसे मसाले आपको देखने को मिलते हैं जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले इलाकों में उगाए जाते हैं। अच्छा, ये जलवायु जो है इसको हम क्लास 6, क्लास 7 और हाँ इन दोनों की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, जो जलवायु की बात की जा रही है, और क्लास 9 की जो ज्योग्राफी में भी इसके बारे में बात की गई, तो वहां पर पढ़ेंगे। आगे कहा जा रहा है उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले जो मसाले थे वो यूरोपीय व्यंजनों में महत्वपूर्ण अंग बन गए। अगर हम यूरोपीय व्यंजनों की बात करें तो वहां पर ये धीरे धीरे महत्वपूर्ण अंग बनते चले, क्योंकि भाई काफी फेमस हुए, वहां के लोगों ने इसका उपयोग किया। इसके अलावा भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना था, यानी कि बहुत अधिक, आप ऐसे कह सकते कहो कि भाई फेवरेट लोगों का होता चला गया। ठीक है, जैसे ही लोग देखने लगे तो उसका फेवरेट बनने लगा। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों के रूप में प्रकार, एक मिनट, व्यापार और नगरों का प्रकार बदल गया। हाँ, वही यहां पर कहा जा रहा है, एक मिनट में बताता हूँ आपको। कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ की चीज़ें यूरोपीय व्यापारियों तक पहुँचने लगी, ठीक है, तो यूरोपीय व्यापारियों ने इनके विषय में जाना, फिर उनके मन में इच्छा जागी कि भाई जहाँ से प्रोडक्ट आ रहे हैं हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से हम खरीद के लाएंगे और अपने यहाँ पे व्यापार करेंगे। हम विदेशी व्यापारियों को क्यों इतना इंटरेस्ट दें। ठीक है, धीरे धीरे उनके मन में लालच जागी और वो यहाँ पर आने का प्रयास करने लगे। और हमारे यहाँ का जो सूती कपड़ा था वो काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो व्यंजन थे, ठीक है, मसाले हुआ गए जिसमें काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, जायफल हो गए, ठीक है, तो ये काफी फेमस हो गए और इन्हीं की वजह से विदेशों के व्यापारी हमारे यहाँ पर आए इन्हीं चीजों को लेने के लिए, इन्हीं चीजों का व्यापार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अगली हेडिंग है काबुल से व्यापार। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है कि काबुल से होने वाला जो व्यापार था वो कितना महत्वपूर्ण था और यहां पर किन किन चीजों का व्यापार किया जाता था। अच्छा, काबुल जो है आज के टाइम पर आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, वही अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के बगल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्यों के साथ 16वीं सदी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। अब यहां पर अगर आप देखो तो दो चीजें कही जा रही हैं। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य, आज भी अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में आपको पहाड़ी इलाके बहुत देखने को मिलेंगे, उबड़ खाबड़ जमीनें हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार के भूदृश्य यानी कि इलाके देखने को मिलेंगे। ठीक है, विषम भूदृश्य यहां पर मिलेगा, समतल जमीन बहुत कम पाई जाती है। इस वजह से 16वीं सदी में अगर आप देखो तो चाहे राजनीतिक दृष्टि से कहा जाए या फिर वाणिज्यिक अर्थात व्यापार की दृष्टि से कहा जाए, दोनों ही दृष्टि से काबुल एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका था। ठीक है, काबुल जो है काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे। अच्छा, रेशम मार्ग के विषय में हम क्लास 6 में ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि आपने क्लास 6 की क्लासेस देख ली होंगी जिससे कि आपको इसकी जानकारी होगी। तो काबुल और कांधार, ठीक है, कांधार भी आपको अफगानिस्तान में ही देखने को मिलता है। ये दोनों ही इलाके रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का भी व्यापार मुख्य रूप से इसी मार्ग से हुआ करता था। घोड़ों के जो व्यापारी थे इसी मार्ग से गुजरते थे, रेशम मार्ग से, और यहां पर बड़े पैमाने पर इसका व्यापार होता था। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है कि 17वीं सदी में हीरो का एक सौदागर है जिसका नाम है बेप्टिस्टे टैवर्नियर। क्या नाम है इसका? बेप्टिस्टे टैवर्नियर, इसका नाम याद रखना। ठीक है, इसने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का होता था। कितने रुपए की बात की जा रही है? 30,000 रुपए की बात की जा रही है, 30,000 रुपए। अगर उस समय और आज के टाइम पर हम कहें तो मतलब उस समय 30,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी मानी जाती थी। लगभग आप कह सकते हो आज के टाइम के 30 करोड़ रुपए, उस समय की 30,000 रुपए, यानी कि बहुत बड़ी रकम थी। तो इतना बड़ा व्यापार घोड़ों का उस टाइम पर काबुल में हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है जो उन दिनों एक बड़ी रकम समझी जाती थी, जैसा कि आज के टाइम पर भी आप देखोगे। आगे कहा जा रहा है काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। कहने का अर्थ यह है कि केवल यहां पर घोड़ों का ही व्यापार नहीं होता था, बल्कि यहां पर जो व्यापारी जाते थे वो काबुल से मेवे हो गए, मेवा, मेवा में जैसे कि आपका खजूर,
छुआरा हो गया, मखाना हो गया, बादाम हो गए, ठीक है, किशमिश हो गए, इन चीज़ों को यहाँ से खरीद के लाते थे, खजूर खरीद के लाते थे, गलीचे गलीचे जो बिछाए जाते हैं ज़मीन पे, ठीक है। आज के टाइम पर चटाई लोग बिछाते हैं, ठीक है। चटाई के अलावा आप देखोगे दरी बिछा ली जाती है, तो दरी हो गया, रेशमी कपड़े हो गए, ताजे फल, इन ये सब ऊँटों के ऊपर लाद करके लाते थे और हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा यहाँ से गुलामों को भी खरीद के लाया जाता था, बड़े पैमाने पर काबुल में गुलाम की भी बिक्री हुआ करती थी। गुलाम जैसे कि जब भी कोई शासक कहीं पर आक्रमण करने के लिए जाता था तो वहां से गुलाम बना करके ले आता था। गुलामों की पहले बहुत अधिक मतलब वो चला करती थी। आपने आई थिंक मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, तो वहां पर हमने गुलामों की बात की है, ठीक है। तो काबुल में गुलामों का भी व्यापार होता था, यहां से लोग अपने लिए गुलाम खरीद के लाते थे। और गुलामों की अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो भी अमीर खानदान के लोग होते थे सभी के पास लगभग एक ना एक गुलाम हुआ करता था। अब हमारे आज के इस चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नगरों से शिल्प। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है बीदरी शिल्प। अच्छा, बीदरी शिल्प के विषय में आपको पता है, ये एक ऐसी शिल्प है जो कि आज के टाइम पर लुप्त होने वाली है। आज के टाइम पर इसके मुश्किल से आपको 150 कारीगर भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अधिकतर, क्योंकि देखो एक पहली बात तो ये कि इसका प्रमोशन नहीं होता है, तो अधिकतर लोगों तक इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। और इसे बनाने में भी काफी टाइम लगता है, ठीक है। इसकी क्या है कि बिक्री नहीं है। इस शिल्प से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट, कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि भाई धातु से पहला एक डिजाइन तैयार कर ली जाती है, जैसे कि हाथी की बना ली या सुराही की बना ली या मोर की बना ली, और फिर उसके ऊपर चांदी या फिर पहले चांदी या सोने से, अब किसी अलग धातु से क्या है कि ऐसे जैसे कि एक गोल गोल सिक्का बना लिया गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई डिजाइन करेंगे, ठीक है। डिजाइन धातु का है ये एक सिक्का, ठीक है। मैं सिक्का एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं, वहां पर विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, चाहे सुराही बना ली गई, हाथी बना लिया गया, घोड़ा बना लिया गया, या फिर और कोई चीज बना ली। बनाने के बाद में किसी अन्य चीज से इसके ऊपर, ये धातु का है जो गोल गोल सिक्का मैंने लिया, ठीक है, इसी तरह से धातु का कोई एक पहले मतलब खिलौना या फिर कोई और प्रोडक्ट बना लिया, उसके ऊपर एक अन्य धातु से ऐसे लाइंस बना, डिजाइन तैयार कर ली, पेंसिल जिसे कहते हैं, ठीक है, डिजाइन तैयार कर ली, मान लेते हैं इसे गोल गोल डिजाइन तैयार कर लिए। अब इस गोल गोल डिजाइन में तार फिल कर दिया जाता था, ठीक है। पहले सोने और चांदी का किया जाता था, अब अलग तरह से इसमें तार फिल किया जाता, तो इससे क्या है ना, बहुत ही सुंदर प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। इसे विदरी शिल्प कहते हैं। अब आई होप कि इसके विषय में अगर जानना चाहते हैं तो एक बार सर्च कर लेंगे गूगल पर, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिदरी शिल्प बीदर कर्नाटक का एक अद्वितीय, या फिर कहें कि हाँ अद्वितीय शिल्प, यानी कि बहुत ही फेमस शिल्प रहा है। और जब ये मतलब 16वीं शताब्दी की बात करें, जो हमारे यहाँ पर मुगल आए थे, ठीक है, तो मुगलों ने इसको काफी अधिक प्रमोट भी किया था, ठीक है। तो बीदर कर्नाटक का एक अद्वितीय शिल्प है। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। ये बीदर कर्नाटक का इलाका, कर्नाटक का बीदर इलाका है, ठीक है। और यहाँ के लोग तांबे और सोने में जड़ाई के लिए, ठीक है, यानी कि तार जड़ के बनाने के लिए बहुत ही अलग किस्म की ये शिल्प है। आप अगर यूट्यूब पर डालेंगे बीदरी शिल्प तो आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए तो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि सोने और चांदी को जड़ के, यानी सोना और चांदी के तार वगैरह से लगा करके डिजाइन बनाकर तैयार करना, इसमें यहाँ के लोग इतने अधिक फेमस हो गए थे कि यहाँ की जो ये शिल्प कला थी, इसको इस इलाके के नाम पर जाने लगा, बीदरी शिल्प। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपके आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक आता है, ठीक है, उसमें इस पर प्रश्न बन जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप अलग से भी अगर पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आगे। हाँ, बीदरी पड़ गया, तो इसीलिए से बीदरी शिल्प के नाम से जाना जाने लगा। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसीरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल हैं, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। ये सभी लोग मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक है। चाहे हम बात करें सुनार की, मंदिर में सोने की जो वस्तुएं लगती थी, बनाई जाती थी, उनमें कसीरे हो गए, लोहार हो गए, राजमिस्त्री हो गए, बढ़ई हो गए, इन सभी की आवश्यकता पड़ती थी। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार और कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा देने लगे। यहां पर हुआ क्या, अगर हम इस इलाके की बात करें, ठीक है, बीदर की, ठीक है, तो बीदर में एक शिल्प बहुत फेमस हो गया था जिसे बीदरी शिल्प के नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक का एक इलाका है, ठीक है। तो इस इलाके के नाम से इस शिल्प विज्ञान को फिर जाना जाने लगा। एंड इसी इलाके में अगर आप देखो तो इसके अलावा मतलब पांचाल
पांचाल समुदाय, जिसे विश्वकर्मा समुदाय भी कहा जाता है, इसी समुदाय के यहाँ के लोग जो थे वो और भी ज़्यादा मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ों का निर्माण करते थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पांचाल समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, मिस्त्री बड़े शामिल थे, मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक थे। ठीक है, इसके अलावा राजमहलों और इन इलाकों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार, कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय हो गए थे, जिन्होंने मंदिर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहां पर देखो बीदरी शिल्प जो है ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बाकी चीजें तो बेसिक दी गई, आपको पता चली क्या होगा। बीदरी शिल्प वाला ये जो इतना टॉपिक है इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखना। ठीक है, और आगे का भी इंपॉर्टेंट है, बट ये उतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं जितना बीदरी शिल्प वाला है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक बन जाता है। अगला है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। इनके विषय में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम हम्पी की बात करें तो ये एक ऐसा मतलब आज के टाइम पर कर्नाटक में देखने को मिलता है, और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में इसको नाम रखा गया है, शामिल किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। ये विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था, और ये काफी उस समय पर प्रसिद्ध था और काफी फेमस था, काफी विस्तृत इसका विस्तार भी बहुत हुआ था। तो आइए इसके विषय में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, नजदीक से इसको देखते हैं। ठीक है, इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहला टॉपिक हमें यहाँ पर सबसे पहले बिंदु में बताया जा रहा है कि हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में स्थित है। अगर हम कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की बात करें, ये हो गया एक ये। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलता है ये वाला इलाका। ठीक है, तो यहां पर ठीक है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित, यानी कि नदियों के किनारे साइड में घाटी में स्थित है, यानी कि यहां पर आप कह सकते हो। ठीक है, स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। किसका? विजयनगर साम्राज्य। याद रखना, विजयनगर साम्राज्य है काफी मतलब फेमस साम्राज्य माना जाता है, और इसके ऊपर प्रश्न भी कई बार आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। केवल मुगलों का ही इतिहास अब नहीं इंपॉर्टेंट रह गया, क्योंकि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो विजयनगर साम्राज्य वगैरह की भी बात की जाने लगी है, और इन पर भी प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, तो यहां पर बात की जा रही है कि विजयनगर साम्राज्य का ये केंद्र था, जिसे हम कहते हैं हम्पी। ठीक है, तो हम्पी किसका केंद्र था? विजयनगर साम्राज्य का। कब? 1336 में। ठीक है, आगे बढ़ते। हम्पी के शानदार खंडहरों से हमें पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। जो हम्पी नाम का एक स्थल है, ठीक है, इसकी अगर आप किलेबंदी को, इसके अगर आप खंडहरों को देखोगे, आज के टाइम पर तो ये पूरा नष्ट हो चुका है। ठीक है, आज के टाइम पर क्या मतलब तभी नष्ट हो गया था, और नष्ट होने के बाद आज अगर हम इसकी किलेबंदी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत ही उच्च कोटि की किलेबंदी, या इसके जो वास्तुकार रहे होंगे जिन्होंने इस किलेबंदी को बनाया होगा वो बहुत ही विद्वान रहे होंगे, ऐसा हमें देखने को मिलता है। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, और इसके बाद भी आज तक ये किले मौजूद हैं, और शिलाखंड को आपस में फंसा करके गूंथा गया था। फंसा करके शिलाखंडों को आपस में, ठीक है, गूंथ करके, फंसा करके गूंथा गया था, और उसी तरह से इसको बनाया गया था। एक अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि यहां पर इस मतलब किले को बनाने के लिए गारे चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक है, या फिर किसी भी और मसाले जिससे कि इसको जोड़ा जा सके उसका प्रयोग इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, और पूरी की पूरी इमारत को बनाने के लिए शिलाखंड जो थे, यानी कि जो पत्थर थे, जिससे आज के टाइम पर हम ईंटों का प्रयोग करते हैं, इससे पहले बड़े बड़े शिलाखंडों को, पत्थरों को काट काट के शेप दिया गया था, और इनको आपस में फंसा फंसा करके रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है हम्पी वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। आज के टाइम पर हम्पी आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, और पहले भी कर्नाटक का ही भाग था। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। ये बहुत टाइम नहीं हुआ इसे, अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में, और इसलिए ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक बन जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। अगर यहाँ के हम शाही भवन को देखें तो यहाँ पर भी मेहराबदार, जैसे हमने मुगल काल में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, कि मुगलों ने मेहराबदार चीजों का मतलब दरवाजे हो गए, गेट हो गए, इनका निर्माण करवाना शुरू किया था, और गुम्बद नुमा ढांचे बनवाते थे। तो इस प्रकार के भवन हमें यहां पर भी देखने को मिलते हैं। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, और इसके आगे कहा जा रहा है जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आले अर्थात एक प्रकार के मतलब कह सकते हो कि भाई जगह निकाली गई थी, ठीक है, मूर्तियों को रखने के लिए। बड़े बड़े स्तंभ अर्थात खंभों वाले विशाल कक्ष, यानी कि बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे, बरामदे बनाए गए होंगे, और इन्हीं जगहों पर मूर्तियों को रखने के लिए बड़े आले बनाए गए थे, यानी कि स्थान छोड़ा गया था जहां पर मूर्ति को रखा जा सके। वहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोंडा की आकृति वाली मूर्तियों के नमूने भी थे। टोंडा किसे कहते हैं? कमल तो हो गया, ठीक है, बट टोंडा भी एक कोई प्रकार की आकृति होगी। टोंडा शैली किसे कहते हैं? शैली कहते हैं इसे।
ठीक है। टोंडा हम मतलब इसकी एक आकृति वाले मूर्तियों के नमूने में देखने को मिलते हैं, किसके, कमल और टोंडा की आकृति। ठीक है, आगे देखते हैं अगर इसका कहीं एग्जाम्पल मिलता, नहीं तो फिर मैं आपको इसका अर्थ बताएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है 15वीं 16वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो इसके अपने शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुजायमान रहा है। अगर हम 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी की बात करें, यानी कि सन 1400 से लेकर के सन 1600 के बीच में, तो इस टाइम पीरियड में जो हम्पी था इसका काफी अधिक विकास हो रहा था, अपने समृद्ध काल में ये था। यानी कि इस समय पर इसकी समृद्धि चरम सीमा पर थी, ये काफी विकसित हो चुका था। ठीक है, और अपने समृद्ध काल में हम्पी कई सारे वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों अर्थात यहां पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते थे। एक तो पहली बात यह कि यहां पर व्यापार बड़े पैमाने पर चलता था, और दूसरी बात यह हो गई कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर यहां पर आयोजित किया जाते थे। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, जिसमें मुस्लिम सौदागरों, चेटियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। यानी कि इतना अधिक फेमस था कि यहां पर कई सारे मुस्लिम सौदागर यानी कि व्यापारी आया करते थे। चेटियों मतलब चेटी लोग होंगे कोई, ठीक है, ये आया करते थे, और पुर्तगाली लोग होंगे जो कि यहां पर आकर के व्यापार किया करते थे। किस समय की बात की जा रही है, सन 1400 से लेकर के सन 1600 के बीच की बात की जा रही है। इनकी बहुत पुरानी बात है ये। ठीक है, जब हमारे यहां पर मुगल शासकों का आगमन हुआ था, मतलब 1500 के बाद में हुआ है। ठीक है, तो हाँ मतलब मुगलों के आगमन से पहले ही ये काफी अधिक मतलब समृद्धशाली था, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है विशाल विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के राजा हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय। इन्होंने विट्ठल मंदिर का निर्माण किया था। निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया था। अच्छा, विट्ठल मंदिर की अगर हम बात करें तो आप एक काम कीजिए, एक बार पहले गूगल पर सर्च कर लीजिएगा विट्ठल मंदिर, फिर हम इसकी और थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा विट्ठल मंदिर। ठीक है, सर्च कर लेना। तो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे जिनका नाम है कृष्णदेव राय। इन्होंने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया गया था। इस मंदिर में आपको 56 स्तक्षित स्तंभों से संगीतमय स्वर निकलते हुए देखने को मिलेंगे। आज भी इसके कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं। यहां पर 56 कितने 56 खंबे हैं, स्तंभ अर्थात खंबे बनाए गए, और इन खंभों से संगीतमय स्वर निकलता है। आज भी लोग यहां पर जाते हैं, देखते हैं, और हैरान होकर रह जाते हैं कि उस समय के जो शिल्पकार रहे होंगे उन्होंने कैसे इसे बनाया कि इनसे संगीतमय स्वर निकलते हैं। ऐसे स्वर निकलते हैं जिससे मतलब गाना बज रहा हो। ठीक है, संगीत में स्वर निकलते हैं। विजयनगर में बना विजयनगर में ही बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। यहां पर एक विरूपाक्ष मंदिर भी बनाया गया था। ठीक है, जो कि हम्पी में ही हमें देखने को मिलता है। यानी कि इन्होंने मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में जो कार्य किए वो आगे चल करके अन्य किसी भी शासक ने इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। अब भाई 56 खंबे बनाए जा रहे हैं और इनमें से संगीतमय स्वर निकल रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है, आप खुद समझो इस चीज को। ठीक है, 56 के 56 खंबों से संगीत में स्वर निकल रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष अर्थात विरूपाक्ष का अर्थ होता है शिव, भगवान शिव। ठीक है, शिव को एक नाम दिया गया था विरूपाक्ष। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा और प्रजाजनों के समकक्ष नृत्य किया करती थी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि कहा जा रहा है अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के मुख्य रूप से केंद्र होते थे। यहां पर देवदासियां अर्थात कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जिन्होंने नृत्य अर्थात नाचना सीखा होगा। ठीक है, नाचना शब्द गलत हो जाएगा क्योंकि भाई भक्ति के क्षेत्र में इसको रखा जा रहा है। ठीक है, आज के नाम पर जैसे आप कथक देखते हो ना, इसी प्रकार के उस समय एक नृत्य हुआ करता था जो कि मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, तो यहां पर देवदासियां आती हैं जो कि मंदिरों में एक तो देव प्रतिमा जो भगवान की मूर्ति होती थी उसके सामने, फिर राजा और प्रजाजन इन सभी के समकक्ष नृत्य किया करती थी। आपने जैसे बाहुबली मूवी में देखा है जब भल्लाल देव की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा होता है तब एक तरफ मतलब वो देवदासियां होती हैं जो कथक नृत्य प्रेजेंट कर रही होती, इसी तरह से यहां पर भी ऐसा हुआ करता था। आगे कहा जा रहा है महानवमी पर्व पर जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व माना जाता है। हाँ, महानवमी पर्व अभी आने वाला है। ठीक है,
नवदुर्गा में जो समाप्त नवदुर्गा का समापन जब होता है तो नौवें दिन, ठीक है, नौवीं वाले दिन महानवमी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, पहले से महानवमी पर्व कहा जाता था, आज के टाइम पर दक्षिण में इसे नवरात्रि पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नवरात्रि पर्व के नाम से हम पूरे देश में जानते हैं। ठीक है, लगभग पूरे देश में नवरात्रि आराम से, मतलब खूब अच्छे ढंग से सभी मनाते हैं। उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। ये जो पर्व था महानवमी पर्व, आज नवरात्रि पर्व के नाम से जाना जाता है। और उन दिनों मतलब हम्पी में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना, जैसे आज के टाइम पर हम होली दीपावली मनाते हैं हिंदू लोग। ठीक है, और इसी तरह से मतलब इसे भी माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों और अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। अच्छा, ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये भी आपको हम्पी से ही मिला हुआ एक रथ है। ठीक है, एक रथ है। इसमें अगर आप आगे देखोगे तो घोड़े लगे हुए आपको देखने को मिलते हैं। इसके बारे में डिटेल में भी हम बात करेंगे, वैसे चैप्टर में बहुत डिटेल में इसकी बात की नहीं गई है, लेकिन हम अभी इसके विषय में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एक मिनट। हाँ, तो वही यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ये महानवमी मंच है जहाँ पर राजा बैठते थे, और ये महानवमी मंच हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं इन्होंने खोज निकाला है काफ़ी सारे मेहनत के बाद में, जहाँ पर राजा अपने विराजमान होते थे और राजा के जो अतिथि लोग होते थे जिनको ये बुलाते थे, रिश्तेदार, मित्रगण, शत्रुगण, जो कि मतलब शत्रुगण तो नहीं कह सकते, शत्रुओं को कौन ही बुलाता है, ठीक है, संबंधी कह सकते हैं, ठीक है, आपसी कह सकते हैं, आसपास के इलाके के लोगों को बुलाते थे और अतिथि लोग वहां पर आकर के विराजमान होते थे जिनका स्वागत सत्कार किया जाता है। इसके अलावा जो इनके अधीनस्थ राजा हुआ करते थे, इनके आसपास के लोग जिनको हरा करके इन्होंने अपने अधीन करके रखा होता था, वो भी आते थे और वो राजा के लिए नजराने और उपहार लेकर के आते थे, अर्थात गिफ्ट एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, नजराने और उपहार लेकर के आते थे। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1556 में दक्कनी सुल्तानों, जिसमें गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, ये सभी देखने को मिलते हैं। इन सभी साम्राज्यों के शासकों ने विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाकर तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तगड़ी का युद्ध का भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर देखो बहुत ही बारीकी समझो, कब की बात की जा रही है, 1565 की बात की जा रही है। कब की? 1565 की। ठीक है, 1565 में दक्कनी सुल्तानों अर्थात दक्कन के सभी सुल्तान एक हो गए, जिसमें गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, ये आपको 5 साम्राज्य देखने को मिलते हैं। 5 के 5 साम्राज्य एक हुए। इन्होंने एक होने के बाद में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ संघ बनाया और संघ बनाकर के युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को नाम दिया गया तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, और इसे मतलब राक्षस तगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में इन लोगों ने राक्षसों की तरह युद्ध किया था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में विजयनगर के शासक राम राय को पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई और विजयनगर को लूट करके ध्वस्त कर दिया गया। जानते हो कैसे लूट करके ध्वस्त किया गया था? इतनी बुरी तरह से लूटा और बर्बाद किया गया कि फिर दोबारा विजयनगर साम्राज्य कभी फल फूल नहीं पाया। इतनी बुरी तरह से इसे नष्ट किया गया कि आज भी विजयनगर साम्राज्य में अगर आप जाकर देखोगे तो मतलब इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं आज भी। ठीक है, प्रमाण देखने को मिलते हैं। दोबारा ये फल फूल नहीं पाए। इतना महान साम्राज्य जो इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा था, ठीक है, जिसने आसपास के सभी राजाओं को अपने नीचे झुका कर रखा हुआ था, जब आसपास के सभी राजा एक हो गए और इनके खिलाफ युद्ध किया तो इस युद्ध को नाम दिया गया राक्षस तगड़ी का युद्ध। क्या नाम दिया गया? राक्षस तगड़ी। अब जरा सोचो, जिस युद्ध को नाम दिया जा रहा है राक्षस तगड़ी का युद्ध, वो युद्ध कितना भयानक रहा होगा। और इस युद्ध के बाद में जब इन्होंने लूटपाट की और विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त किया तो कितनी राक्षसी प्रवृत्ति का मतलब इन्होंने इसमें अपनाया होगा। अच्छा, अब आपसे प्रश्न है कि आप मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो आपको इमेज देखने को मिल रही है, ये इमेज आपको कहां देखने को मिलती है, विशेष रूप से कहां देखने को मिलती है? ठीक है, ये हम्पी में ही अवस्थित है। ठीक है, ये हम्पी में ही अवस्थित है, याद रखना। अच्छा, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। अब इसे भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अभी हम इसको भी बात करेंगे, जो हमने यहाँ पर इसकी बात की, इसकी भी बात करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, इसके विषय में सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज का खंबात देखने को मिलता है, खंबात की खाड़ी की, उसी की बात की जाए। आज के टाइम पर ऐसे हम खंबात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैम्बे और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। एक मिनट, अगर हम यहां पर सूरत की बात करें, काफी सारे लोग सूरत में व्यापार करने के लिए जाते हैं आज के टाइम पर। ठीक है, तो सूरत मुगल काल में कैम्बे और कुछ समय बाद में अहमदाबाद के साथ साथ, पहले कैम्बे, ठीक है, मुगल काल में कैम्बे और उसके बाद में अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं सूरत। ठीक है, मुगल काल सूरत तो पहले से ही था। ठीक है, इसके अलावा मुगल काल में कैम्बे,
अहमदाबाद और गुजरात ये पश्चिमी व्यापार के वाणिज्य केंद्र बनते चले गए। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार हुआ करता था। ठीक है, जो सूरत आपको देखने को मिल रहा है, आप एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा सूरत कहाँ पर है। ठीक है, मैप में देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सूरत जो है ओरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। आप बस इतना समझो यहाँ पर कि भाई यहां से व्यापार करने का एक केंद्र हमें देखने को मिलता है, द्वार देखने को मिलता है। ठीक है, कहां के लिए? पश्चिम एशिया के लिए। ठीक है, ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य केंद्र। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जा सकता है, कहा जाता था, यानी कि यहां से मक्का भी लोग जाया करते थे क्योंकि बहुत सारे हज यात्री जहाज से यहां से रवाना होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, एक मिनट, इसी के विषय में अभी हम और डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक इसी में हमें मिलता है, अगला बिंदु दिया जा रहा है कि सूरत एक सर्वदेशी नगर है जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। एक ऐसा नगर था, ठीक है, जहां पर सभी जाति और सभी धर्म के लोग निवास करते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों ने कारखाने और माल गोदाम खोल दिए। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार जिनका नाम है ओबिंगटन, इन्होंने 1689 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज, कितने? 100 जहाज जहां पर खड़े होंगे, सोचो मतलब कितना बड़ा पोर्ट हो रहा होगा। इस बंदरगाह पर लंगर डाले आपको देखने को मिल जा सकते थे, यानी कि इतना अधिक फेमस हो चुका था सूरत जो है कि यहां पर किसी भी टाइम आप चले जाओ 100 जहाज तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो व्यापार करने के लिए आए थे अलग अलग देशों के, केवल हमारे देश के नहीं। ठीक है, अलग अलग देशों के 100 जहाज यहां पर किसी भी समय खड़े देखने को मिल जाते थे। इतना अधिक फेमस हो चुका था ये सूरत। ठीक है, और ये एक सर्वदेशी नगर था। ऐसा नहीं कि यहां पर किसी एक जाति या फिर एक धर्म के लोग रहते थे, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में ये मोस्ट पॉपुलर हो गया। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इसका काफी अधिक मतलब फेमस हो गया। यहां पर बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए आने लगे, यहां से जाने लगे। मक्का का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाने लगा। ठीक है, और यहां पर एक दो चीजें और हमने भी बात की थी, जो सूरत है, ठीक है, सूरत मुगल काल में कैम्बे, फिर अहमदाबाद, गुजरात, यहां इन सभी चीज जगहों के लिए, ठीक है, के साथ साथ गुजरात पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। ठीक है, इन सभी जगहों के पश्चिम से व्यापार करने के लिए वाणिज्य का केंद्र बन गया था, क्योंकि यहीं से सभी को जाना होता था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे किनारियों अर्थात जरी, ऐसे मतलब किनारी जैसे लगा दिए ना, लट कहते, लट तो नहीं कहेंगे यार, क्या मतलब मैं भी बोल रहा हूँ, जरी किनारा, सुनहरा गोटा किनारियों, जैसे आपने देखा ना लेस कहते हैं ना, महिलाएं अभी अपनी साड़ी में लगाकर चलती है ना, किनारों पर लेस लगी होती है। ठीक है, महिलाओं को पता होगा। ठीक है, आप देख लेना अपनी मतलब किसी भी संबंधी की साड़ी वगैरह में देखना तो आपको लेस लगी मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से सुनहरे सूरत के वस्त्र जो है अपने सुनहरे गोटा किनारियों, जिसे जरी कहा जाता, के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और उसके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार भी उपलब्ध थे। मतलब ये जिस चीज के लिए फेमस थे उसका मार्केट कहां पर था? पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इसका बाजार उपलब्ध था। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। किन किन की? एक तो काठियावाड़ी सेठों की और दूसरी महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां देखने को मिलती थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियां, ठीक है, हुंडियां, अच्छा हुंडियों के बारे में प्रश्न आ जाता तो हुंडी को पहले समझ लो। हुंडी का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती। इस टॉपिक पर प्रश्न आ गया था एक बार यूपीएससी में। ठीक है, 2019 में आया था, बिल्कुल सेम टॉपिक पे था, हुंडी का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसे प्रश्न आ गया था। ठीक है, तो मैंने इसको मतलब देखा था, तो याद आ गया दिमाग में तो बता दिया आपको। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, ये मतलब हुंडी जो होती थी एक प्रकार का दस्तावेज था जिसमें रकम को दर्ज कर दिया जाता था, यानी कि लिख दिया जाता था। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा करने की प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी, यानी कि एक प्रकार से एटीएम के रूप में ये था, या फिर कहें कि बैंक की पासबुक के रूप में। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बैंक की पासबुक को देखें तो जिस बैंक में आपका खाता होगा आप उसी बैंक से केवल पैसा निकाल सकते हो पासबुक का प्रयोग करके। लेकिन ये हुंडियां
कैसी थी, इनको मान्यता कहां कहां पर मिली हुई थी? मिस्र में काहिरा हो गया, इराक में बरसा हो गया, बसरा हो गया, बेल्जियम में एंटवर्प हो गया। इन सभी स्थानों पर हुंडियों को मान्यता दी गई थी। ठीक है, कि आपने अगर भारत में हुंडी बनवाई है, कहां पर? सूरत में, सूरत से हुंडियां जारी की गई थी। ठीक है, अगर आपने यहां से हुंडी बनवाई है तो वहां पर हुंडी दिखा करके आप पैसा ले सकते हो। ठीक है, ऐसा होता था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है वाणिज्य केंद्र एक ऐसा स्थान जहां, अच्छा, वाणिज्य केंद्र किसे कहते हैं? जो, तो वाणिज्य केंद्र का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाले माल खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं व्यापारिक केंद्र। ठीक है, उसी को वाणिज्य केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते तो हुंडी किसे कहते हैं, वाणिज्य केंद्र किसे कहते हैं, आपको पता चल गया होगा। और सूरत कितना महत्वपूर्ण था ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि सूरत जो है, इस यहां से मिलने वाले जो वस्त्र हैं वो कितने फेमस थे। ठीक है, इसके अलावा हाँ, एक चीज और समझ लो, यहां पर जो हुंडियों को जारी करने वाले लोग थे वो कौन थे? सूरत में काठियावाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं, और यही कंपनियां इन हुंडियों को जारी करती थी, यानी कि भारत की ये कंपनियां थीं। आज के टाइम पर हम देखते हैं वीजा कार्ड वगैरह ये विदेशी चलते हैं। ठीक है, वो तो रुपे कार्ड आ गया भारत में, जिसने थोड़ी बहुत मार्केट कवर कर ली। ठीक है, अब बाकी मतलब विदेशी कार्ड ज्यादा चल रहे थे, और यूपीआई अगर आप देखो तो भारत में आ गया तो इसने मार्केट कवर कर लिया, नहीं तो कोई विदेशी कोई आ जाता तो वो तो मतलब क्या ही बवाल मचाता, बहुत पैसा कमाता। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधा पतन हो गया। धीरे धीरे इसका आधा पतन हो गया और धीरे धीरे पतन होता चला गया। क्यों? इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों और उत्पादकता की हानि हो गई। ठीक है, बाजारों तथा उत्पादकता, यानी कि एक तो बाजार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। ठीक है, और दूसरा जो उत्पादन करने वाले लोग थे उनमें उनकी भी हानि होने लगी, धीरे धीरे वो भी कमजोर पड़ने लगे। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इसके अलावा बंबई, जो कि आज के टाइम पर मुंबई के नाम से जानते हैं, इससे प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। ठीक है, आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन 17वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो इसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ और आधे से ज्यादा इसका पतन हो गया था। पतन के पीछे का कारण क्या रहा? तो मुख्य कारण है मुगल साम्राज्य का पतन। अगर मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता तो इसका भी पतन नहीं होगा। अब आप कहो कि भाई मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता, इसका भी पतन नहीं होता, तो मुगल साम्राज्य का पतन किया ही क्यों गया? तो मुगल साम्राज्य का पतन जो हुआ है वो अपने आप हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे जैसे जैसे मतलब हम देखते हैं कि भाई कौन? औरंगजेब, हाँ, औरंगजेब की ताकत घटती गई। ठीक है, तैसे से इनका नियंत्रण विभिन्न इलाकों से समाप्त होता गया। अब भारत का जो मुख्य शासक बना बैठा हुआ है, ठीक है, उसका अगर उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, वो अपने इलाके पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, अपने हुक्म लागू नहीं करवा पा रहा है, तो धीरे धीरे वहां पर पतन होने ही लगता है, जो कि यहां पर भी देखने को मिला। आगे चलकर पढ़ेंगे। वैसे हमने पीछे पढ़ लिया कि कैसे इनके साम्राज्य का पतन हुआ था, और आगे चलकर इसके विषय में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इतना समझ लो कि इसके दो तीन कारण थे। एक तो मुगल साम्राज्य का पतन, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो स्थापित हो चुका था बंबई में। ठीक है, इससे इनको डायरेक्ट प्रतिस्पर्धा मिल रही थी, यानी कि डायरेक्ट कंपटीशन मिल रहा था। ठीक है, और तीसरा यहां पर कारण यह है कि भाई उत्पादकता और जो बाजार थे इन दोनों की हानि होने लगी थी, क्योंकि जो उत्पादकता थे बंबई से, चूंकि इन्होंने यहाँ पर अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया, तो यहाँ पर ये इन चीजों का उत्पादन भी करने लगे और बाजार भी सारी वहीं पर लेकर चले गए। ठीक है, और पुर्तगाली लोगों ने समुद्री मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे जो ये सूरत था, जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में था, तो इसका केंद्र धीरे धीरे मतलब खत्म होने लगा, इसका महत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार मुगल ही रहे। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग है जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। एक मिनट, अभी हमने जो यहाँ पर इमेज देखी थी उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर हम इस इमेज की बात करें, ये जो आपको देखने मिला ये पत्थर का रहता है, और ये बिट्ठल मंदिर में पाया जाता है। कहां पर? बिट्ठल मंदिर में। ठीक है, पत्थर का बना हुआ रहता है, ये काफी फेमस है। अगर हम इसको देखें तो कई जगहों पर इसकी इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। अब इसको भी डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर दिया जा रहा है कि मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, और डेल्टा वाला इलाका ये है, तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, और 17वीं सदी में अगर हम देखें तो 17वीं सदी में ये भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर रहा था, यानी कि यहां पर कई सारी गतिविधियां देखने को मिली थी, यानी कि कई सारे काम एक साथ यहां पर किए जाते थे। कहा जा रहा है कि हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों, देखो यहां पर जो भी देश की कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, वो उनकी दिशा के आधार पर उनको नाम रखा गया था। ठीक है, इंडिया में काम करने के लिए आए तो यहां पर इंडिया कंपनी रखा गया, और ईस्ट से आई थी इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ईस्ट से आई थी इसलिए
इनको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। ठीक है, हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया था, क्योंकि तब तक यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। जब हम सूरत की बात करते हैं तो जैसे जैसे सूरत का पतन होने लगा तो ये एक महत्वपूर्ण पतन बनने लगा। तो यहां पर इंग्लैंड की और हॉलैंड की दोनों ही कंपनियों ने अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अच्छा, मसूलीपट्टनम जो है यहाँ का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था, जिसका आज भी हमें साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में दिया जा रहा है, इससे भी इंपॉर्टेंट, इसको समझो। देखो, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया था, जो कि यहीं पर इनका व्यापार होता था, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ऐसा इसके लिए ऐसा क्यों किया था भाई? रीजन बनता है कि भाई इन्होंने शाही एकाधिकार क्यों लागू कर दिया। शाही एकाधिकार का अर्थ हुआ, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर मतलब लगा देती है वैन कि इसको केवल गवर्नमेंट ही बेच सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा शराब वगैरह, ठीक है, वाइन वगैरह हो गई, शराब हो गई, दारू है, ठीक है, बियर है, इसको बेचने के लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस की आवश्यकता होती नहीं होती? ठीक है, गवर्नमेंट की दुकानें होती, वहीं पर ये चीजें मिलती हैं, प्राइवेट आप अपनी दुकान खोल करके नहीं बेच सकते। इसी तरह से पहले आप देखोगे रेलवे है गवर्नमेंट के ही रहती, अब तो थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसलिए बिजली पहले पूरा गवर्नमेंट ही हैंडल करती थी, फिर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन में डाला गया। ठीक है, और पहले बैंकें भी थी, प्राइवेट सेक्टर में थी। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, गोलकुंडा के शासक थे जिनका नाम है कुतुबशाही शासक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कपड़ों, मसालों और कुछ अन्य चीजें भी थी जिनके ऊपर शाही एकाधिकार लागू कर दिया कि अब राज्य के द्वारा ही इनका व्यापार होगा। अगर आपको व्यापार करना है तो राज्य की तरफ से व्यापार करो, राज्य से परमिशन लेकर के। ठीक है, और आप प्राइवेट अपना खुद का इनका व्यापार नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों किया था? तो इसके पीछे का रीजन देखने को मिलता है, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया के कंपनी के हाथों में ना चला जाए। जो हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनियां काम कर रही थी, इन कंपनियों के हाथों में इनका व्यापार पूरी तरह से ना चला जाए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, विभिन्न व्यापारी समूह जिसमें गोलकुंडा के कुलीन वर्ग देखने को मिलते हैं, फारसी सौदागर देखने को मिलते हैं, तेलुगु कोमटी चेटियार देखने को मिलते हैं, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां देखने को मिलती हैं। इन्होंने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्ध बना दिया था। जब बड़े पैमाने पर यहां पर व्यापार करने लगे तो लोग भी आने लगे, लोग आकर बसने लगे, और ये घनी आबादी वाला और समृद्धशाली शहर धीरे धीरे बन गया। जब मुसलमानों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, ठीक है, जब मुगल शासक थे, जब इन्होंने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला, इन्होंने जो कि स्वयं एक सौदागर था, उसने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। चालबाजी इन्होंने यहां पर दिखाई। जब मुगल शासकों ने यहां तक अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हॉलैंड वासी और अंग्रेजों, इन दोनों के बीच में कुछ मिसकन्फर्मेशन करा दी। ठीक है, और इन दोनों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। किसने? मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सूबेदार के रूप में पहले काम कर रहा था। ठीक है, तो इसने यहां पर लड़ाई कराना शुरू कर दिया। 1686 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, जो औरंगजेब देखने को मिलते हैं, यही अंतिम मुगल शक्तिशाली बादशाह थे जिन्होंने 1707 तक राज किया था। इसके बाद में इनका राज्यकाल देखने को नहीं मिलता है, और फिर इनका जो मतलब साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला गया। तो 1668 से लेकर 86 से लेकर 87 के बीच में ये अपनी पीक पर थे, जब साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तभी इन्होंने क्या किया था, गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगले पॉइंट में हमें देखने को मिलता है, अब यूरोपीय कंपनियां अन्य विकल्प तलाशने लगी। जब यूरोपीय कंपनियों ने देखा कि गोलकुंडा भी औरंगजेब के हाथ में चला गया, यहां से भी हमारी ताकत कम होने लगी, तो कंपनियां कुछ नए विकल्प तलाशने लगी, कुछ अलग प्रकार के। कंपनी की नई नीति आ गई थी, और इस नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन के साथ संबंध बनाए रखें। एक मिनट, कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। अच्छा, यहां पर हुआ क्या था कि अब क्या हुआ कि कंपनी ने अपनी नई नीतियां बनाई, ठीक है, और इन नई नीतियों के तहत ऐसा कहा गया कि अब कंपनी के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि हमें जो भीतरी प्रदेशों से उत्पादन मिल रहा है, ठीक है, इस उत्पादन के साथ संबंध रखना है, केवल व्यापार का ही इनका वो नहीं रह गया। इन्होंने निर्णय लिया कि अब हम केवल व्यापार ही नहीं करेंगे, बल्कि भारत की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें भी अपनी टांग अड़ाएंगे, इसमें भी अपनी भूमिका अदा करेंगे। और यहां पर जो वाणिज्य की से रिलेटेड भूमिकाएं चल रही हैं, ठीक है, राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक, इन तीनों ही भूमिकाओं में अपनी टांग अड़ाएंगे।
मतलब इन्होंने इसका निर्णय ले लिया, ठीक है, अपनी भूमिका अदा करेंगे। जब कंपनी के व्यापारी बंबई, कोलकाता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम आज के टाइम पर देखें तो ये बहुत अधिक फेमस हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही छोटा सा, मतलब अपना गुजारा किसी तरह से कर रहा है। उस समय काफी फेमस हो गया था जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनियां थी और वो व्यापार कर रही थी, लेकिन जब यहाँ पर मतलब औरंगजेब ने अपना मतलब कब्जा कर लिया, औरंगजेब ने अपना साम्राज्य भी इसको मिला लिया, तो कंपनियों की यहाँ पर दाल गलने नहीं लगी और कंपनियों का नई नीति भी आ गई थी कि अब इनको राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करनी है और यहाँ पर ये चीजें हो नहीं पा रही थी, तो ये यहाँ से निकल लिए और जब निकल लिए तो इसका जो समृद्धि थी वो भी धीरे धीरे यहाँ से निकल ली अंग्रेजों के जाने के साथ ही साथ। अगला टॉपिक मिलता है नए नगर और व्यापारी, ठीक है। अब आप यहां पर कहोगे कि क्या अंग्रेजों के बल पर ही व्यापार चल रहा था? ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने आकर के हमारे यहाँ के व्यापारियों को मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया था और उनकी जगह ले ली थी खुद, ठीक है। अब व्यापारी हमारे यहाँ के खत्म हो चुके हैं, उनके पास इतनी पावर रह नहीं चुकी है, ठीक है, रही नहीं है, और जो व्यापारी अब हैं वो हैं अंग्रेज, और अंग्रेज ही अगर उस स्थान को छोड़ के चले जाएंगे तो वो स्थान तो फिर बंजर हो ही जाएगा, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले पॉइंट में अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है नए नगर और व्यापारी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले बिंदु में कहा जा रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। कब की बात कर रहे हैं? 16वीं और 17वीं शताब्दी की यहाँ पर बात की जा रही है। इस टाइम पर अगर हम देखें तो यूरोपीय देश जो थे वो व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। कहां पर? एक तो यूरोप और दूसरा पश्चिम एशिया। कौन थे ये मतलब यूरोपीय व्यापारी थे, ठीक है। ये व्यापारी थे जो कि मसाले और कपड़े की तलाश में लगे हुए थे, ठीक है। यूरोप देश के कई सारी व्यापारिक कई सारे लोग थे जो कि मतलब व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की खोज कर रहे थे, ठीक है। और ये काफी लोकप्रिय भी हो गए थे। अंग्रेज हो गए, हॉलैंड वासी हो गए, फ्रांसीसी हो गए, इन्होंने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो कई सारे कोचिंग सेंटर्स वाले अपने आप को मतलब बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी एप्लीकेशन बनवा लेते हैं कि अब हमारे आप प्राइवेट ऐप पर आकर के पढ़ो, हम यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सकें, अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। व्यापार तो ये पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब इनको बड़ा व्यापार करना था, ठीक है। अभी क्या है कि यूट्यूब पर हम आपको हर चीज नहीं प्रोवाइड कर सकते। टेस्ट सीरीज कैसे प्रोवाइड करेंगे, नोट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम पूरा का एक कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहे हैं, कंप्लीट कोर्स में हर चीज प्रोवाइड करनी है, नहीं कर सकते यहां पर हमें, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपना एक प्राइवेट चीज चाहिए। इसी तरह से इन हॉलैंड और फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने भी क्या किया कि इन्होंने भी अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई ताकि बड़े पैमाने पर अपने विस्तार, वाणिज्य का विस्तार कर सकें, व्यापार का विस्तार कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो तो इसमें हमें बिंदु दिया जा रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। अगले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बीरजी बोरा जैसे कुछ बड़े बड़े भारतीय व्यापारी थे जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज हुआ करते थे। इन्होंने इनका मुकाबला किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, इनका मुकाबला किया। किन्होंने? स्टार्टिंग में मुल्ला अब्दुल गफूर और बीरजी बोरा, इनके पास में कुछ भारत के बड़े व्यापारी हुआ करते थे जिनके पास में बड़े बड़े जहाज थे। तो इन्होंने इनका मुकाबला किया कि भाई आप हमारे यहां पर आकर व्यापार नहीं कर सकते, हमारे यहां के व्यापार को हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए नौ शक्ति का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? दिमाग लगाया, ठीक है, और नौसेना तैयार कर ली, ठीक है, नौसेना तैयार किया और नौ शक्ति का प्रयोग किया समुद्र के ऊपर अपना, समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। अब नौ शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं मानोगे तो आप जो माल लेकर जा रहे हो डुबो देंगे हम रास्ते में, ठीक है, घाटे में जाओगे, इससे बढ़िया हमारे एजेंट बन जाओ, ठीक है। तो भारतीय जो व्यापारी थे ये एजेंट के रूप में अब कार्य करने लगे। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। अब यहां पर हम देखें तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करते थे। भारत के लोग क्या करते थे? इमोशन को ध्यान में रखते थे, इमोशन के साथ में आगे बढ़ते थे, ठीक है। और मतलब सिस्टम तो इनके पास कोई था ही नहीं, ठीक है, सिस्टम तो मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता था। अंग्रेजों ने जिस सिस्टम के तहत
मतलब काम किया, वो सिस्टम मतलब बहुत ही खास था। इसी वजह से उन्होंने पूरे भारत पर राज कर पाया, भारत को गुलाम बना पाया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। अब जब भैया यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनियां आ गई, ठीक है, व्यापार करने लगी, तो यहाँ पर क्या है कि वस्त्रों की मांग बढ़ गई, क्योंकि भाई कपड़े की तलाश में आए थे और मसालों की तलाश में आए थे। तो मसाले तो खेत में हो रहे थे और बाकी वस्त्र घर पे बनाने होते थे, ठीक है। लोगों ने अपने यहाँ पर कताई, सूत की कताई की मशीनें लगा ली, ठीक है, और घर पर ही सूत की कताई करने लगे। ऐसा बड़े पैमाने पर होने लगा, तो बहुत सारी जनसंख्या ने ये धंधा अपना लिया कि भाई हमें सूत की कताई करनी है, कुछ ने कहा कि भाई हम सूत की बुनाई करेंगे, कुछ ने कहा कि हम धुलाई करेंगे, हम रंगाई करेंगे। तो अलग अलग धंधे थे, ठीक है। तो सभी में किसी ने कोई अपनाया, किसी ने कोई अपनाया, सभी कपड़े के काम में लग गए। इससे इन नए शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप में के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। किंतु इस काल में, अगर हम इस टाइम पीरियड में देखें, तो शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। क्या हुआ? शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। क्या हुआ? देखो, जब हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार दिया, ठीक है, व्यापार लेकर के आए, ठीक है, व्यापारिक उद्देश्य से आए, तो यहां पर क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को व्यापार तो मिला, लेकिन यहां के लोगों की स्वतंत्रता घटने लगी। अब आप कहोगे स्वतंत्रता कैसे घटने लगी? तो शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। अभी तक क्या था कि अपने मन मर्जी के हिसाब से कपड़ा बनाते थे, कुछ नया आविष्कार करने का ट्राई करते थे, जिसे महंगे दाम पर बेचेंगे, ठीक है, अच्छा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा, मतलब डिजाइन डिजाइन अलग अलग तैयार किया करते थे और नई चीजें सीखा करते थे। लेकिन जब यहां पर व्यापार आ गया, ठीक है, अब व्यापारिक उद्देश्य से जब ये कपड़ा बनाने लगे, तो इनको पेशगी दी जाने लगी। भाई पहले जैसे ना हम कहते हैं कि भाई हमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो शिल्पी जन जो थे, जो यहाँ पर कपड़ा बनाने का काम करते थे, इनको ऑर्डर पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया, ठीक है। इनको पेशगी की प्रणाली पर काम करने के लिए, अर्थात उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली है, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब ये नहीं था कि एक अपने कपड़े को बुन करके किसी और व्यक्ति को कपड़ा बेच सकते, ऐसा नहीं। ये पहले से पेशगी ले लेते थे कि भाई हमें तुमको कपड़ा बना के देना, और वो ये भी बताते कि कैसा कपड़ा बनाना है, ठीक है, और वैसे ही कपड़ा बना करके उन यूरोपीय कंपनियों को देने लगे, ठीक है। इससे इनकी स्वतंत्रता घटने लगी। भाई यूरोपीय कंपनी कपड़ा लेने से मना कर दे तो ये कहां चले जाएंगे बताओ? भाई ऐसा तो था नहीं, यूरोपीय कंपनियां अपने मन मर्जी के मुताबिक व्यापार कर रही थी, ठीक है, तो ये कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसके अलावा दूसरा रीजन ये कि वो अपने मन मर्जी के हिसाब से पैसा भी लगाते थे। आगे बढ़ते हैं। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। जो बुनकर थे, वो अपना कपड़ा ना तो कपड़े के नमूने बेच सकते थे, ताकि अपने मतलब कपड़े और बुनाई के नमूने जो हैं, यानी कि हम अलग से किसी और को नहीं बेच सकते। जिस कंपनी से हमने पेशगी ली है, ऑर्डर लिया है, उसी को बेच सकते हैं, ठीक है। अगर किसी और के पास में जाएंगे तो इस कंपनी से हमारा जो बॉन्ड हुआ है, जो पेशगी मिली है हमें, वो चली जाएगी, ठीक है। इससे क्या है कि अब ये मतलब अपनी रकम भी नहीं बढ़ा सकते थे, ठीक है। दूसरे के पास जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, तो मार्केट में पैसा भी मिलेगा, ठीक है। जब मार्केट क्लोज है तो पैसा कहां से मिलेगा? अब आपने एक से डील कर लिया, वो कह रहा है कि अगर दूसरे के पास जाओगे तो हमारी डील क्लोज, ठीक है। और मार्केट में जितने भी लोग बैठे हैं, उन सभी ने किसी न किसी से डील करके रखी हुई है अपने रेट के अनुसार, ठीक है। और सबसे क्या रखा है कि तुम किसी दूसरे के पास में जाओगे तो हम तुमसे चीज नहीं लेंगे, ठीक है। तो सभी दूसरे के पास जा ही नहीं सकते थे, और इससे इनकी स्वतंत्रता घटने लगी, ठीक है। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। अब यहां पर जो नए आविष्कार हो रहे थे वो भी बंद हो गए, इनकी स्वतंत्रता भी घट गई, और धीरे धीरे ये अंग्रेजों के गुलाम बनने लगे। ऐसे गुलामी की शुरुआत हुई। कभी भी किसी के भी अधीन होकर काम मत करना, ठीक है। स्वतंत्रता अपनी हमेशा बना करके रखना, याद रखना। अगला जो पॉइंट इसमें दिया जा रहा है वो है 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। कब की बात करें? 18वीं शताब्दी, यानी कि सन 1700 लेकर 1800 के बीच में, जो आज महानगर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए इसी टाइम पर, जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही जा रही है, समझना। क्या कहा जा रहा है? कहा ही जा रहा है कि अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें, तब बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीन नगरों का उदय हुआ, जो कि आज के टाइम पर हमें महानगर के रूप में देखने को मिलते हैं। जब इनका उदय हुआ तो इसी टाइम पर शिल्प और वाणिज्य, यानी कि शिल्प विज्ञान जो था, जिसमें कपड़े बनाने हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, शिल्प और वाणिज्य यानी कि जो व्यापार था, इसमें भी बड़े बड़े परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? इसमें जो बुनकर समुदाय के लोग थे, कारीगर लोग थे, जो सौदागर लोग थे, यानी कि व्यापारी थे, ये यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बनाए गए ब्लैक टाउन में स्थानांतरित
स्थानांतरित कर दिए गए, ब्लैक टाउन बनाए गए जहां पर इनको रहने की जगह दी गई। ठीक है, अच्छा ब्लैक टाउन का अर्थ क्या है? तो ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को ब्लैक कहा गया। ठीक है, और टाउन यानी कि बसने की एक जगह, गांव। ठीक है, तो इन हमारे भारतीय लोगों को बसाने के लिए ब्लैक टाउन यानी कि काले गांव, ठीक है, या फिर काले शहर का नाम दे दिया गया। एक तरह से आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, जब इनको रखा गया, जबकि गोरे लोगों की अगर बात करें, जो अंग्रेज लोग थे यहां पर, मतलब जो सौदागर की बात की जा रही है वो भारतीय सौदागर थे। ठीक है, जो मीडिएटर का काम करते थे, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। जबकि अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए, यानी कि इन्होंने अपने लिए बहुत अच्छे आवास बनाए और हमारे यहाँ के लोगों के लिए सड़े गले टाउन बना के रख दिए, और उसे भी नाम दिया क्या? ब्लैक टाउन। अब दोनों के नाम में ही आप देख लो, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज और ये फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियां, ये हैं कोठियां, और ये हैं ब्लैक टाउन। दोनों में अंतर देखो क्या है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने हमें यहां पर नीचा दिखाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। ठीक है, अभी पूर्ण रूप से हम गुलाम नहीं हुए थे, हम गुलाम पूर्ण रूप से होते 1857 में, जब हमारे यहां पर अंतिम मुगल बादशाह को भी पद से हटा दिया जाता है और उनको रंगून जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हमारा इतिहास हो गया। आज के चैप्टर में हम यहां तक डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो विश्व के इतिहास से आता है। वास्को डिगामा और क्रिस्टोफस कोलंबस का यहाँ पर दिया जा रहा है थोड़ा सा, जिसमें इनके विषय में बताया जा रहा है कि इन्होंने भारत आने वाली रास्ते की खोज कैसे की। कहा तो गया है कि भारत की खोज कैसे की, ऐसे आपको मतलब प्रश्न देखने को मिलते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन भारत की खोज नहीं की, भारत आने वाले रास्ते की इन्होंने खोज की थी। दोनों के बारे में बताया जा रहा है। पहले हम यहाँ पर वास्को डिगामा की बात कर लेते हैं। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। एक मिनट, इसको ना हम अगले अगले चैप्टर में भी दिया गया। ठीक है, तो उसमें मैप के माध्यम से समझेंगे, अगले चैप्टर में भी इसके विषय में बात करेंगे। अभी बिना मैप के हम इसे कैसे एक्सप्लेन करें? एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, अभी यहां पर ऐसे समझ लो, अगले चैप्टर में जो इसका टॉपिक दिया गया है वास्को डिगामा का, ठीक है, वहां पर हम मैप के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। ठीक है, अभी जो यहां पर लिखित रूप से दिया रहा, मैप दिया नहीं गया था चैप्टर में, मैंने इसीलिए नहीं रखा यहां पर मैप। ठीक है, मुझे रखना चाहिए मैप, यहां पर मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और अगले चैप्टर में इसका जो टॉपिक आएगा वहां पर हम मैप भी रखेंगे और मैप के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है पुर्तगाली नाविक जिनका नाम है वास्को डिगामा, इन्होंने अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये आपको एक इलाका देखने को मिलता है, इधर से आया था ऐसे भारत। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप वाला इलाका यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, इससे निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। हिंद महासागर आपका ये वाला है। ठीक है, तो हिंद महासागर को पार करता हुआ भारत पहुंचा था। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा था। वह 1498 में कालीकट पहुंचा था और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया था। ठीक है, यहां पर मतलब आया था, यानी कि 2 साल में लगभग ये यहां से लौट गया था। कब आया था भारत में? तो 1498 में। कब? 1498 में। ठीक है, इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। 170 यात्रियों के साथ में चला था, केवल 54 यात्री ही जीवित बचे थे। और इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग उसने खोजा या फिर जो मार्ग उसने खोला, ठीक है, जिस मार्ग के रास्ते से आया था, जिस मार्ग की उसने जानकारी की, जो मार्ग पता लगाया, वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड वाले और फ्रांसीसी नाविक भी उनका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया, इन लोगों ने भी। ठीक है, जो यहां पर मतलब 170 में से 54 यात्री केवल बचे थे। ये रास्ते में कई सारे मतलब आपदाएं आती हैं, तो उन आपदाओं की वजह से मतलब नष्ट हो गए। तो 2 तो जहाज ही डूब गए। अब जहाज ही डूब गए तो मतलब कहां से इनको लेकर के जाएंगे, कहां बैठाएंगे? इसके अलावा क्रिस्टोफस कोलंबस भी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने भी भारत आने वाले रास्ते की खोज की थी। इनके विषय में भी देख लेते हैं, लिखित रूप से दिया गया, बस उतना ही समझेंगे। ठीक है, बाकी मैप हम पिछले अगली क्लास में देखेंगे, शायद क्लास 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में ही दिया गया है इसके विषय में। ठीक है, मुझे अच्छे ढंग से याद नहीं है, बट हाँ दिया गया आगे बारे में, वहां पर हम मैप में डिस्कस करेंगे। नहीं होगा तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, टॉपिक रखेंगे, जरूर रखेंगे इसका। ठीक है, क्रिस्टोफस कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। इन्होंने क्या किया था? अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का प्रयास किया था। ठीक है, उनका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह
पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। ठीक है, अगर पश्चिम की, एक मिनट, क्या है, पश्चिम की ओर यात्रा, यानी कि इधर की तरफ यात्रा करना इसने प्रयास किया था। ये आपका पश्चिमी इलाका है, ये आपका पूर्वी इलाका है, ये आपका उत्तरी है, ये आपका दक्षिणी इलाका है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इनकी, वास्को डी गामा की, ठीक है, तो वास्को डी गामा ने किधर तक यात्रा की थी, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिशा नहीं दी जा रही है। इन्होंने क्या किया था, केप ऑफ गुड होप से निकल करके हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे। हिंद महासागर ये है, अटलांटिक महासागर, यानी कि इन्होंने ऐसे की थी और इन्होंने ऐसी की थी। ठीक है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, इन्होंने ये वाली रास्ता अपनाई थी। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ऐसे और इन्होंने वास्को डी गामा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट हो जाता है, काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, काफ़ी बड़ी क्लास हो चुकी है, तो दिक्कत बीच बीच में कभी कभी हो जाती है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पश्चिम की ओर से यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा और वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा था। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा, तो इसी भ्रांति के चलते यहाँ पर इनका नाम वेस्ट इंडीज डाल दिया गया, क्योंकि इंडिया से मिलता जुलता आपको थोड़ा यहाँ पर देखने को मिला, वेस्ट इंडीज, इंडिया। ठीक है, तो ये भारत पहुंचने वाला था। ठीक है, मतलब ये इसका नाम कैसे पड़ा, मतलब ऐसे समझ लो कि 1498 में जब ये वहां पर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद में तब इसका नाम वेस्ट इंडीज डाल दिया गया था। ठीक है, वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा था। उसके पीछे स्पेन, पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। देखो, जो आपको यहाँ पर बात बताई जा रही है किसकी, अमेरिका की। ठीक है, कि दक्षिण अमेरिका के जो बड़े बड़े इलाके थे, दक्षिण अमेरिका अर्थात अमेरिका के निचले हिस्से। ठीक है, अमेरिका एक आपको ऊपर देखने को मिलता है, एक नीचे देखने को मिलता है। ये आपका है उत्तरी अमेरिका और ये आपका दक्षिण अमेरिका देखने को मिलता है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका में इन्होंने क्या किया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, यानी कि ये वाला और ये वाला अमेरिका। ठीक है, मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, पुर्तगाली हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो ये कई सारे नाविक थे, विजेता थे, इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े लोग ये थे, इन्होंने दक्षिण और मध्य अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर इन इलाकों में जो रहने वाले लोग थे उनकी बस्तियों को नष्ट कर दिया, यानी कि मतलब बड़े पैमाने पर यहाँ पर आक्रमण किया होगा इन्होंने। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, और चैप्टर में जो टॉपिक दिए गए थे वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे, इंपॉर्टेंट भी थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसका वेट कर रहे हो बताओ। ठीक है, अभी भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, सारी की सारी क्लासेस फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बहुत ही कम कीमत पे दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर क्विज भी कई सारी हमने अवेलेबल करवा दी है टेस्ट सीरीज के रूप में, क्लासिक्स के तो कंप्लीट अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर तुरंत आपको रिप्लाई मिलता है, तो अभी के भी हर जगह फॉलो करो। ठीक है, ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, कई सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं। व्हाट्सएप पर फॉलो करो। ठीक है, व्हाट्सएप की भी लिंक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, अगर आपको हमारे मतलब इस स्पेशल कोर्स को कंप्लीट ज्वाइन करना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर जाकर के आप एनसीईआरटी के नोट्स भी परचेस कर सकते हो और हमारे इस कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे जानकारी भी ले सकते हो। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं ना, आज का ये जो चैप्टर इस चैप्टर को हम कल सुबह 7 बजे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना मत बिल्कुल भी, इस चैप्टर का वीडियो देखना। ठीक है, इससे प्रश्न आ चुके हैं और आने की संभावना भी बनी रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।